ये हमारा एप्लीकेशन है। आपको यहाँ का डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सागा सीरीज़, ठीक है। और इसमें आपको 4 सीरीज़ अभी मिलेंगी। एक नई सीरीज़ जो कि मैं कल डालूँगा, बाकी 3 सीरीज़ हैं जो कि पुरानी है, रूथलेस, हिडन योद्धा, मिलेनियम मैजिकल योद्धा, जिसके मैं एपिसोड बनाना शुरू कर दिए हैं। डेली अपलोडिंग होगा इनका सीरीज़ का। बाकी जो अभी आप सुन रहे हो यूट्यूब के आगे के चारों सीरीज़, इसके मैं कभी एक दिन में फ्री होकर एपिसोड को अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद ऐप में आपको डेली एपिसोड उसी के आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं अल्टरनेट एपिसोड अब उनको हमेशा देता रहूँगा, और कंप्लीट सीरीज़ अपलोड होंगी और ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे। एक दिन में 20-20, 30-30 एपिसोड आते रहेंगे। जिस दिन से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा था इसलिए आ नहीं रहे थे। बाकी सारा डमी डाटा है, सिर्फ 4 सीरीज़ हैं जो कि मैंने बता दिया। कल एक नई सीरीज़ आपको दे दूँगा, उसको आपको सुनिएगा, ठीक है। असल में आरव ने यह ऑडियंस जानबूझकर अरेंज की थी। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आखिर कौन असहमत होने की हिम्मत करेगा। जो भी असहमत होगा फिर आरव खुद जाकर उससे बात करेगा। आरव के पास न तो समय था और न ही इच्छा कि वह लोगों को वर्चू से कन्विंस करे। एक महान कैलेमिटी आने वाली थी। इस समय कोशा को जल्दी से जल्दी यूनिफाई करना बेहद जरूरी था। राज, जमशेद और रोहित को आरव के विचारों का कुछ अंदाजा था। आरव ने फ्रॉस्ट सिटी में इतने काम किए लेकिन कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वह हमेशा फियरलेस और डिसाइसिव रहा था। असल में जब राज ने पावरफुल एक्सपर्ट्स को हर बड़े स्टेट में सूचना देने भेजा तो उसने उन्हें खास तौर पर निर्देश दिए थे कि वे एनवॉइस जाकर आरव की रूथलेसनेस को विशेष रूप से एम्फसाइज करें ताकि 8 स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को वार्निंग मिल जाए और वे कोई गलती न करें। जहां तक अंतिम परिणाम की बात थी कि वे आएंगे या नहीं, वह राज की चिंता नहीं थी। 9 प्रोविंसेस लंबे समय से विभाजित थे और हर स्टेट खुद अपना शासन चलाता था। जब तक कोई बहुत बड़ी घटना न हो दूसरे स्टेट्स की स्थिति के बारे में कोई अधिक नहीं जानता था। आरव का डिवाइन कॉन्टिनेंट में राइज करना सच में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दूसरे बड़े स्टेट्स के केवल कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स ने ही उसके बारे में सुना था। जहां तक डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात थी वो बहुत कम थी। आखिरकार शर्म डेमन और मॉन्स्टर रेसेस की गई थी, इसलिए वे इन घटनाओं को ओपनली फैलाना नहीं चाहते थे। तन्वी अपनी मां के साथ पीकॉक क्लैन चली गई थी। लव अभी भी टेम्पल के भीतर ही था। उसके शरीर में एनर्जी और वाइटैलिटी भरपूर थी। वह सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट था और जैसे ही उसे खाली समय मिलता वह बॉक्सिंग और सॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास करने लगता। राज और जमशेद भी कई दिनों तक मिले और पुरानी बातें याद करते रहे। इन दिनों के दौरान दोनों के दिल भावनाओं से भरे हुए थे। शायद अब सच में कोशा के लिए होप मौजूद थी। राज ने यह भी पूछा कि आखिर आरव ह्यूमन एम्परर कैसे बना। हालांकि जमशेद ने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसके मन में डाउट्स थे। आखिर आरव ने सिर्फ बाउंडलेस डिवाइन पर्ल को छुआ था और हेवन एंड अर्थ ने रेजोनेंस करके उसे सीधे ह्यूमन एम्परर मान लिया। जमशेद को शक था कि शायद आरव के पास प्रीवियस ह्यूमन एम्परर की कोई वस्तु थी, इसी कारण बाउंडलेस डिवाइन पर्ल ने उसे स्वीकार किया। बेशक ये सब सिर्फ उसके अनुमान थे। धीरे धीरे आरव द्वारा तय किया गया दिन आ पहुंचा। टेम्पल के बाहर आज काउंटलेस अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो चुके थे। हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट के सभी रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स और सभी रेसेस के एंसेस्टर्स मौजूद थे। यहाँ तक कि वे एंशंट मॉन्स्टर्स भी बाहर निकल आए थे जो सामान्यतः सेक्लूजन में रहते थे। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट के पावरफुल फिगर्स से बेहतर आरव की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को कोई नहीं समझता था। इसके बाद बाकी बड़े स्टेट्स के लोग आए। जयपुर प्रीफेक्चर में कोई रिलीज कैलेमिटी रेल्म एक्सपर्ट नहीं था, यहाँ तक कि उनका रॉयल एंसेस्टर भी सिर्फ ट्रिब्यूलेशन लाइफ रेल्म पर था। विक्रम आ चुका था और राजवीर भी उसके साथ आया था। वे लोग अभी अभी पहुंचे थे क्योंकि उनके लिए यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा था। उन्होंने रॉयल फैमिली का वर्षों से छिपा हुआ टेलीपोर्टेशन अरे तक एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन दोनों के अलावा वे आरव के कुछ पुराने एक्वेंटेंसेस को भी साथ लाए थे। वामिका, रीम और यशवंत, ये सभी जयपुर प्रीफेक्चर में आरव के पुराने परिचित थे और उनके संबंध अच्छे थे। यह विक्रम का विचार था। वो कुछ पुराने एक्वेंटेंसेस को साथ लाकर आरव के करीब होना चाहता था। लेकिन वे लोग बहुत देर से पहुंचे, इसलिए आरव को अभी तक पता भी नहीं था कि उसके पुराने परिचित आए हैं। यूमिंग स्टेट की अरोरा फैमिली पेट्रियार्क और अरोरा फैमिली हेड भी आ चुके थे। डेमन एम्परर और सभी रिलीज कैलेमिटी रेल्म डेमन एक्सपर्ट्स भी आ गए थे।
वे सबसे पहले पहुंचे थे और स्लाइटेस्ट नेग्लिजेंस करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह ईवल स्टार नाराज ना हो जाए। रामपुर जो से क्राउन प्रिंस नीरज आया था और रॉयल पेट्रियार्क जय भी पहुंचा था। इसके अलावा वो ब्यूटीफुल वुमन भी आई थी जो लोधा मार्केट के पीछे की मालिक थी और जिससे आरव पहले मिल चुका था। अब नीरज ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंच चुका था और वह ब्यूटीफुल वुमन भी ट्रिब्यूलेशन रेल्म में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों ही ओरिजिनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स थे, लेकिन आरव की वर्तमान अचीवमेंट्स के सामने वे पूरी तरह इनसिग्निफिकेंट लग रहे थे। वो ब्यूटीफुल वुमन अब भी अपनी मच्योर चार्म के साथ आकर्षक दिख रही थी। वह भावुक होकर साई करने लगी। उसने उस समय कई बार आरव की रक्षा की थी, लेकिन वही छोटा लड़का कुछ वर्षों में ह्यूमन एम्परर बन जाएगा, ये बात पूरी तरह अनबिलीवेबल थी। प्रीफेक्चर के रॉयल किंग्स खुद आए थे, उनके रॉयल एंसेस्टर्स और दूसरे बड़े प्रीफेक्चर्स के कई रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। टेम्पल के मेन हॉल के भीतर एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेंज था और हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। इन दिनों डेमन एम्परर बाहर से काम दिख रहा था लेकिन अंदर से बेहद अनईजी था, क्योंकि वाइट एंसेस्टर और एंसेस्टर फोनिक्स भी आए थे और वे लगातार दांत पीसते हुए उसे घूर रहे थे। शायद वे अब भी उसे पुराने समय की ट्रिकरी के लिए ब्लेम कर रहे थे। विक्रम राजवीर, वामिका रीम और बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस बेहद ग्रिम थे। यहाँ तक कि रॉयल पेट्रियार्क विक्रम भी भीतर से कांप रहा था, क्योंकि वे लोग बहुत कमजोर थे। ऐसी जगह पर खड़े होने का मतलब था कि हर किसी की नज़र तुम पर टिक जाए, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वे कमजोर थे। जब तुम कमजोर होते हो तो दूसरे लोग बिना किसी रिस्ट्रेंट के तुम्हें घूरते हैं और बिना स्क्रूपल्स डिवाइन सेंस से प्रोब करते हैं। इससे वामिका और रीम बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। यशवंत पहले से भी अधिक बूढ़ा दिख रहा था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा रिंकल्स थीं और उसके शरीर से डेथ ऑरा तक निकल रही थी। स्पष्ट था कि उसका लाइफ स्पैन समाप्त होने के करीब था। जब उसे पता चला कि आरव 9 प्रोविंसेस का एम्परर बन गया है तब वह सबसे ज्यादा शॉक्ड हुआ था। अगर किसी ने सबसे पहले आरव की रक्षा की थी तो वह वही था। विक्रम ओरिजिनली एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट पेट्रियार्क को भी साथ लाना चाहता था, लेकिन उस ओल्ड मैन ने मना कर दिया। उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा था कि उसे अपने ही सेक्ट के डिसाइपल आरव को नील करके सैल्यूट करना पड़ेगा। ऐसा महसूस करना सामान्य था। आरव के ह्यूमन एम्परर बनने की खबर पहले ही जयपुर प्रीफेक्चर में सेंसेशन पैदा कर चुकी थी। बाकी 3 मेजर सेक्ट्स के पेट्रियार्क्स पूरी तरह डम्फाउंडेड थे। वो मॉन्स्टर कुछ वर्षों के लिए बाहर गया और वापस लौटकर एंसेस्टर लेवल स्ट्रेंथ ले आया, और कुछ ही वर्षों बाद वो सीधे एम्परर ऑफ कोशर बन गया। दूसरों से अपनी तुलना करो तो सच में गुस्सा आ जाए। जैसे जैसे और पावरफुल फिगर्स पहुंचे हॉल और भी क्राउडेड होता गया। यहाँ तक कि आरुण, गोलू और बाकी लोग भी मौजूद थे। जयकांत और हेनरी साथ खड़े थे। वे पियरलेस एक्सपर्ट्स भी आ चुके थे जिनका पहले आरव से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। माइटी बुल डेमन क्लैन का पेट्रियार्क बुल वॉरियर, ऑस्ट्रिच एंसेस्टर और स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर जैसे पावरफुल फिगर्स के साथ खड़ा था। पिछले कुछ दिनों से वे लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि आरव का सामना कैसे करें, अपनी रेस को कैसे बचाएं और फ्यूचर में सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करें। लेकिन अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर सुरक्षा के लिए उनसे दूरी बनाकर खड़ा था। उसे डर था कि कहीं आरव गलतफहमी न पाल ले। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर बेहद प्रसन्न था। वो मन ही मन अपनी विजडम की तारीफ कर रहा था। डेमन एम्परर, डेमन किंग और डेमन लॉर्ड भी मौजूद थे। डेमन एम्परर बस एक ओल्ड बैचलर की तरह खड़ा था, बिल्कुल बेवकूफ जैसा। मुखबीर अपने ग्रैंडफादर के बगल में खुशी से भरा खड़ा था। मास्टर, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अब मैं स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में जो चाहूंगा कर सकूंगा। मुखबीर बेहद एक्साइटेड था। उसका सपना पूरा होने वाला था। एरोगेंट नहीं होना चाहिए। क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? याद रखो, अब भी तुम्हें लिमिट समझनी होंगी। डेमन किंग हंसते हुए बोला। नकुल और विराज डेमन लॉर्ड के बगल में खड़े थे। डेमन लॉर्ड भावनाओं से भरा हुआ था लेकिन भीतर से राहत भी महसूस कर रहा था। सौभाग्य से उसके दोनों बेटों ने आरव को मास्टर स्वीकार कर लिया था। इसी कारण डेमन लॉर्ड सेक्ट और आरव के बीच का रिश्ता खराब होने से बच गया, वरना अब तक सब खत्म हो चुका होता। टेम्पल के मेन हॉल के भीतर लगातार चर्चा हो रही थी।
प्रीफेक्चर से आए लोग सीक्रेटली खुश होकर आपस में बात कर रहे थे। देखो, वह डेमन क्लैन का डेमन इमॉर्टल है, बेहद टेरिफाइंग ओल्ड मॉन्स्टर, वह भी यहाँ मौजूद है। वह डेमन क्लैन का गोल्डन स्केल एंसेस्टर है जो सामान्यतः किसी को फेस नहीं देता। यह नया ह्यूमन एम्परर जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। लगता है बाहर की रूमर्स सच हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले हेवनली गॉड टेम्पल 9 प्रोविंसेस की ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी शक्ति थी और उसका सबमिट करना अपने आप में बहुत कुछ साबित करता है। मेरा अनुमान है ब्लू स्टेट और बार्बेरियन स्टेट शायद मुसीबत में पड़ने वाले हैं। असल में बाकी बड़े स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज के बीच कुछ कनेक्शंस मौजूद थे, हालांकि वे बहुत गहरे नहीं थे। हेवनली कॉन्टिनेंट में कभी रॉयल फैमिली नहीं रही थी, वहां हमेशा सीधे ह्यूमन एम्परर का शासन रहा था। इसी समय वॉइड में अचानक एक फिगर प्रकट हुई। क्वाइट, धर्मराज ने सॉलम वॉइस में कहा और उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। नीचे मौजूद सभी पावरफुल फिगर्स तुरंत obedient होकर चुप हो गए। सभी रिलीज कैलेमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स जानते थे कि धर्मराज कौन है। जो लोग स्थिति नहीं जानते थे वे ये देखकर और भी भयभीत हो गए कि आसपास के रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स तक पूरी तरह obedient हो गए थे। उसी क्षण टेम्पल का विशाल गोल्डन गेट धीरे धीरे खुला। आरव गोल्डन ड्रैगन रोब पहने बाहर निकला। उसकी कमर पर जेड ड्रैगन गोल्ड बेल्ट बंधी थी और बाएं हाथ में ह्यूमन एम्परस सेप्टर था। उसके शरीर से ओवरवेलमिंग इंपीरियल ऑरा निकल रही थी। यह आउटफिट राज ने स्पेशली तैयार करवाया था। फॉर्मर ह्यूमन एम्परर हर दिन यही पहनता था। आरव से आधा कदम पीछे सुनैना गोल्डन फीनिक्स रोब पहने धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। उसकी ब्यूटी मेस्मराइजिंग और एन्चांटिंग थी। दोनों ऊपर खड़े होकर नीचे सभी को देख रहे थे। परिचित चेहरों को देखकर आरव हल्का मुस्कुराया। असल में आरव को ऐसे टीडियस सेरेमनीज बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन राज और जमशेद नाम के वे दो ओल्ड फोगीज हर दिन उसके कान खाते रहते थे। यहाँ तक कि रोहित भी इसमें शामिल हो गया था। मैं हॉल के भीतर मौजूद हर कोई एक नज़र में समझ गया कि आरव कौन है, और उसके बगल में खड़ी महिला शायद एम्परर की वाइफ थी। हर कोई शॉक्ड था। आरव सच में बहुत युवा था। उसकी बोन एज वास्तव में 30 साल से कम थी। एम्परर को देखकर तुरंत नील डाउन करो। इसी समय राज ने एंग्रीली चिल्लाकर सभी को रियलिटी में वापस ला दिया और फिर खुद सबसे पहले दोनों घुटनों पर नील डाउन हो गया। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। जैसे ही राज ने शुरुआत की, नीचे मौजूद सभी रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स और रॉयल किंग्स भी नील डाउन होकर सैल्यूट करने लगे। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। लेकिन कुछ लोगों की स्थिति काफ़ी स्ट्रेंज थी। आसपास के सभी लोग नील डाउन हो चुके थे लेकिन वे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुरंत घुटनों के बल बैठो। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सिर्फ वही और राजवीर नील डाउन हुए थे, जबकि वामिका, रीम और यशवंत बिल्कुल मोशनलेस खड़े थे। ऐसा नहीं था कि वे नील नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे नील कर ही नहीं पा रहे थे। मेरे पैर नहीं, मेरे घुटने कंट्रोल में नहीं हैं, वामिका घबराकर बोली। वह चाहे जितनी कोशिश करे, उसे महसूस होता कि उसके घुटनों के नीचे कोई बॉयंसी फोर्स मौजूद है जो उसे नील डाउन नहीं होने दे रही। रीम और यशवंत की भी वही स्थिति थी। वे किसी भी कीमत पर घुटनों के बल नहीं बैठ पा रहे थे। रामपुर प्रीफेक्चर के किंग नीरज और एंसेस्टर जय लगातार अपने बगल में खड़ी ब्यूटीफुल वुमन को टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रहे थे, उसे जल्दी नील डाउन करने के लिए कह रहे थे। लेकिन उस ब्यूटीफुल वुमन का चेहरा लाल हो चुका था, फिर भी उसका शरीर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। जल्दी घुटनों के बल बैठो। वो अब ह्यूमन एम्परर है, पहले वाला छोटा लड़का नहीं रहा। हम उसे अफेंड नहीं कर सकते। नीरज डर के मारे जल्दी से वॉइस ट्रांसमिट करने लगा। लोग पहले ही यहाँ आ चुके थे। अगर वे नील न करके इस ईवल स्टार को नाराज कर दें तो क्या ये ट्रबल को इनवाइट करना नहीं होगा? ब्यूटीफुल वुमन ने काफ़ी देर तक कोशिश की लेकिन वह किसी भी तरह नील डाउन नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं नील नहीं करना चाहती, बल्कि मैं नील कर ही नहीं पा रही। नैगिंग बंद करो, क्या तुम आदमी भी हो? ब्यूटीफुल वुमन तुरंत अनहैप्पी हो गई। उसने ये भी नोटिस किया कि आसपास कुछ और लोग भी थे जो नील नहीं कर पाए थे। मास्टर नील डाउन। मुखबिर जल्दी से डेमन किंग से बोला। डेमन किंग बिल्कुल काम रहा और हंसते हुए वॉइस ट्रांसमिट की। हिज मैजेस्टी मुझे नील करने नहीं दे रहे। वह रिलीज रेल्म का पावरफुल एक्सपर्ट था, इसलिए वह साफ समझ गया था कि आरव ने स्पिरिचुअल पावर से उसके घुटनों को कवर कर रखा है। मुखबिर, आपको नील नहीं करने दे रहे? तो क्या मुझे नील करना चाहिए?
मुखबिर थोड़ा इंडिग्नेंट हो गया लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। डेमन एम्परर की भी वही स्थिति थी। उसके घुटनों के नीचे बॉयंसी जैसी फीलिंग थी जिससे नील करना इम्पॉसिबल हो रहा था। लेकिन डेमन लॉर्ड नील डाउन हो गया। उसका और आरव का रिश्ता बेहतर हो चुका था लेकिन वह अब भी मास्टर और सर्वेंट का संबंध था। एक सर्वेंट का अपने मास्टर के सामने नील करना बिल्कुल गलत नहीं था। पीकॉक एंसेस्टर की भी वही स्थिति थी। उसके घुटनों के नीचे भी बॉयंसी थी इसलिए वह बिल्कुल नील नहीं कर पा रहा था। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर नील डाउन हो चुका था। प्रशांत प्रीफेक्चर के सभी लोग यहाँ तक कि अरोरा फैमिली पेट्रियार्क भी नील डाउन कर चुके थे। जो लोग नील नहीं हुए थे वे या तो आरव पर काइंडनेस दिखा चुके थे या फिर उसके फ्रेंड्स थे। बेशक मुखबिर एक्सेप्शन था। उस लड़के को लेसन देना जरूरी था, नहीं तो आरव को सच में डर था कि भविष्य में वह उसके नाम का इस्तेमाल करके ट्रबल खड़ा कर देगा। रीम वामिका और बाकी लोग नील नहीं हुए। हालांकि उन्हें कारण समझ नहीं आया लेकिन आसपास के पेयरलेस एक्सपर्ट्स को सच्चाई साफ पता थी। असल में आरव अपनी इंटरनल एनर्जी से उन्हें नील होने से रोक रहा था। इसका मतलब था कि इन लोगों का आरव से बेहद क्लोज रिलेशनशिप था। इतना क्लोज कि उन्हें नील करने की भी जरूरत नहीं थी। वे पावरफुल इंडिविजुअल्स जिन्होंने अभी कुछ समय पहले डिवाइन सेंस से उन्हें प्रोब किया था इस समय भय से कांप उठे। इन लोगों का वास्तव में आरव से कनेक्शन था। उठ जाओ, आरव ने कामली चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज भले शांत थी लेकिन उस पल वो थंडरक्लैप की तरह सबके कानों में गूंज उठी। थैंक यू योर मैजेस्टी, सबसे पहले राज ने जोर से चिल्लाया। थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू योर मैजेस्टी। बाकी नियरबाई पावरफुल इंडिविजुअल्स भी उसके साथ बोलने लगे। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फिगर्स इस ईवल स्टार से भयभीत थे और उसे अटमोस्ट रिस्पेक्ट दे रहे थे। बाकी 9 प्रोविंसेस के रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स अधिकतर रॉयल फैमिलीज से थे और वे इस बात को लेकर ज़्यादा क्यूरियस थे कि यह ह्यूमन एम्परर आखिर बाकी लोगों को कैसे कॉन्कर कर पाया। राज 9 प्रोविंसेस में कौन कौन मिसिंग है? आरव ने डीप वॉइस में पूछा। योर मैजेस्टी ब्लू प्रीफेक्चर के पेट्रियार्क और ब्लू प्रीफेक्चर रॉयल फैमिली के सदस्य, फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर के पेट्रियार्क और फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर रॉयल फैमिली के सदस्य, साथ ही डीके और अभिनव, राज ने रिस्पेक्टफुली कहा। इसके बाद उसने 9 प्रोविंसेस के सभी मिसिंग एक्सटिंक्शन रेल्म एक्सपर्ट्स के नाम बताने शुरू किए। बस, आरव ने हाथ हिलाकर राज को रोक दिया। यस योर मैजेस्टी, राज ने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया। लोकेश, आरव ने वॉइड की ओर देखते हुए कहा। प्रेजेंट। लोकेश ने वॉइड तय करके अगले ही पल मेन हॉल में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर आरव को सैल्यूट किया। जिन ट्रांसेंडिंग कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स का नाम राज ने लिया है और जो अब तक नहीं आए उन्हें सप्रेस करके टेंपल में लेकर आओ, आरव ने कामली कहा। यस सर। लोकेश अत्यंत खुश हो गया और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर उठा। अब वो फ्री था और कोशा में कहीं भी फ्रीली जा सकता था। जहां तक लोगों को पकड़ने की बात थी, आरव पहले ही उससे इस बारे में बात कर चुका था। राज ने उसे एक लिस्ट और उन लोगों की लोकेशंस दी थीं और लोकेश तुरंत वॉइड तय करके चला गया। लोकेश की रेप्यूटेशन बहुत पुरानी थी। उसकी फियर्स नोटोराइटी पूरे 9 प्रोविंसेस में प्रसिद्ध थी। अब आरव ने उसे भी अपने अधीन कर लिया था। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट के पेयरलेस एक्सपर्ट्स ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिर ये दोनों शुरू से बर्ड्स ऑफ अ फेदर थे, कई बार साथ मिलकर काम कर चुके थे। लेकिन विंज्ड एम्परर स्टेट, वॉर एम्परर स्टेट और फेदर्ड एम्परर स्टेट के लोग जो ये सब नहीं जानते थे पूरी तरह शॉक्ड हो गए। उनके एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। उन्हें ये सब अनबिलीवेबल लग रहा था। योर मैजेस्टी ब्लू प्रीफेक्चर और फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर की रॉयल फैमिलीज के साथ क्या करना है? राज ने डीप वॉइस में पूछा। उसके शरीर से मर्डरस ऑरा उठ रही थी। वह खुद जाकर उन दोनों रॉयल फैमिलीज को सप्रेस करना चाहता था। नया एम्परर थ्रोन पर बैठ चुका था, फिर भी रॉयल फैमिलीज रिस्पेक्ट देने नहीं आई। हे चूंकि वे नहीं आए तो मैं खुद जाकर उन्हें आमंत्रित करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आरव ने फेंट स्माइल के साथ कहा। आरव पहले से अनुमान लगा चुका था कि कुछ रॉयल फैमिलीज नहीं आएंगी। उसकी बात सुनकर आसपास के लोगों के रिएक्शंस अलग-अलग थे। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट के अनपैरेलल्ड पावर हाउसेस अच्छी तरह समझ गए कि यह फीन भले कामली बोल रहा हो लेकिन उसके शब्दों में किलिंग इंटेंट छिपा था। वो खुद पर्सनली जाने वाला था। आइस प्रीफेक्चर और यूहुवांग प्रीफेक्चर की रॉयल फैमिलीज चौंक गईं। नया एम्परर इतना गुड टेम्पर्ड है,
लोग नहीं आए तो वह खुद जाकर इनवाइट करेगा। आरव ने सुनैना की ओर देखा और सॉफ्टली कहा, मेरा इंतज़ार करना। सुनैना ने सिर हिलाया। वह एम्प्रेस जैसी सेलेमनिटी और डिग्निटी बनाए हुए थी, हालांकि इस समय उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। आरव ने हॉल में मौजूद लोगों के एक्सप्रेशंस देखे और डीप वॉइस में कहा, मैं अभी लौटता हूँ, तुम सब यहीं मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करो। इतना कहकर आरव ने वॉइड तय किया और गायब हो गया। नए एम्परर के प्रकट होने पर कुछ लोगों का डिसएग्री करना और रेबेलियन की सोच रखना सामान्य था। आरव पहले से जानता था कि कुछ रॉयल फैमिलीज नहीं आएंगी। असल में ये बात उसके विशेस के ज़्यादा अनुकूल थी। आरव ने 9 प्रोविंसेस की रॉयल फैमिलीज और सभी रिलीज कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स को समन किया था, लेकिन बिना कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन दिए वह सीधे वॉइड तय करके चला गया। इससे दूसरे मेजर स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज और रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स बेहद सरप्राइज हो गए। क्या यह नया ह्यूमन एम्परर सच में इतना इम्पल्सिव है, या क्या वो सच में बाकी 2 रॉयल फैमिलीज को पर्सनली इनवाइट करने गया है? आखिर कौन सी बड़ी बात अनाउंस होने वाली है? आरव लगातार ब्लैक होल के भीतर वॉइड तय करके आगे बढ़ता रहा। रिलीज रेल्म तक पहुंचने के बाद स्पेशल पावर पर मास्टरी मिल जाती थी, लेकिन रिलीज रेल्म के भीतर स्ट्रेंथ लेवल टेलीपोर्टेशन स्पीड पर भी बड़ा असर डालता था। आरव अभी रिलीज कैलमिटी रेल्म में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी वॉइड टेयरिंग और टेलीपोर्टेशन स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि राज तक उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आधा दिन बाद ब्लू प्रीफेक्चर के इंपीरियल पैलेस में एक स्पेशल रिफ्ट प्रकट हुई और आरव एक कदम बाहर निकला। वो स्नेह करने लगा, नीचे देखा और उसकी ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई। एक टेरिफाइंग और चिलिंग किलिंग इंटेंट पूरे ब्लू प्रीफेक्चर इंपीरियल सिटी में फैल गई। यहाँ के क्रीचर्स अनप्रेसिडेंटेड फियर से भर उठे। कौन है वहाँ? ब्लू का ओल्ड पेट्रियार्क आसमान में उड़ गया। उसका चेहरा और बाल लाल थे, उसने ब्लैक रोब पहन रखी थी और उसकी आंखों से फियर्स लाइट निकल रही थी जबकि वह आरव को घूर रहा था। रॉयल फैमिली के बाकी पावरफुल मेंबर्स भी बाहर निकल आए, लेकिन रॉयल पेट्रियार्क के अलावा बाकी सभी सिर्फ ट्रिब्यूलेशन रेल्म में थे। आरव गोल्डन ड्रैगन रोब पहने हुए था। उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन उसकी ऑरा बेहद टेरिफाइंग थी। तुम कौन हो? ब्लू के ओल्ड पेट्रियार्क ने डीप वॉइस में पूछा। उसके दिल में बैड फीलिंग पैदा होने लगी थी। ही एम्परर ऑफ द 9 प्रोविंसेस आरव ने कामली कहा। वास्तव में तुम ही थे, ब्लू रॉयल एंसेस्टर ने कहा। आरव ने 8 स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को बुलाया था, लेकिन उसने जानबूझकर आने से इनकार किया था। अब आरव खुद यहाँ आ चुका था और उसके शरीर से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रही थी। साफ था कि वह गुड इंटेंशंस लेकर नहीं आया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ब्लू स्टेट रॉयल फैमिली पेट्रियार्क ने हैंड्स बिहाइंड बैक रखते हुए डीप वॉइस में पूछा। वो अभी रिलेशन कंप्लीटली ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने जूनियर जैसा सुपीरियर एटीट्यूड बनाए हुए था। भले आरव टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रखता हो तो क्या हुआ? उसकी जनरेशन ऊंची थी और आरव तो सिर्फ फर्स्ट लेवल रिलीज रेल्म में था। उससे डरने की क्या जरूरत थी? ही ओरिजिनली मैं तुम्हारी पूरी सेक्ट को सप्रेस करके हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट ले जाने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है, आरव फेंट स्माइल के साथ बोला। मुझे सप्रेस करोगे? ब्लू रॉयल पेट्रियार्क स्टन रह गया। क्या ये लड़का इतना आउटरेजस हो चुका था? वह रिलीज रेल्म 6th लेवल पीक पर था। वो फ्यूरियस होने ही वाला था, लेकिन आरव ने अपनी अगली बात कह दी। अब क्या सोच रहे हो? ब्लू ओल्ड पेट्रियार्क ने एंगर सप्रेस करते हुए पूछा। अगर आरव पीछे हट जाए तो इस मैटर को यहीं खत्म किया जा सकता था। ही अब मैं बस तुम्हें मार दूंगा, आरव ने कोल्ड चकल के साथ कहा। ब्लू स्टेट रॉयल पेट्रियार्क, नाजायज औलाद, कितना एरोगेंट है। ब्लू पेट्रियार्क फ्यूरियस हो उठा और तुरंत अटैक करने लगा। उसने हाल ही में आरव की बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी। ये लड़का कभी लिव इन सन इन लॉ था। क्या वह किसी सन इन लॉ के आगे सबमिट करेगा? ड्रीम ऑन। ब्लू प्रीफेक्चर रॉयल पेट्रियार्क मर्डरस इंटेंट से भर उठा और तुरंत आरव को सप्रेस करने के लिए अटैक कर दिया। उसका पंच बाउंडलेस किलिंग इंटेंट के साथ वॉइड को हिला रहा था, लेकिन ये टेरिफाइंग पंच आरव पर लगा फिर भी उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सका। तुम बहुत कमजोर हो, आरव ने सिर हिलाते हुए बिटर स्माइल दी। क्या? ब्लू रॉयल पेट्रियार्क ग्रेटली अलार्म्ड हो गया और उसने लगातार अटैक शुरू कर दिए। उसकी टेरिफाइंग असॉल्ट ने पूरा स्काई कवर कर लिया।
लेकिन इनमें से कोई भी अटैक आरव को स्लाइटेस्ट हार्म नहीं पहुंचा पाया। जिस पल आरव रिलीज कैलमिटी रेल्म में पहुंचा था उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वो पीक 9th लेवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म वाले समय से बिल्कुल अलग था। सिर्फ ब्लू रॉयल पेट्रियार्क के भरोसे वो उसके बाल तक को छू नहीं सकता था। ब्लू रॉयल पेट्रियार्क का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गया। वह लगातार फ्रैंटिक अटैक्स करता रहा लेकिन उसका ओपोनेंट पूरी तरह अनहार्म्ड रहा। ही मैंने कहा था न कि तुम कमजोर हो। विश्वास नहीं हुआ। आरव स्नेह करने लगा। ठीक है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। आरव के चारों ओर क्रिम्सन डेमोनिक फ्लेम्स प्रकट हुई और इंस्टेंटली एक ब्लू फायर ड्रैगन में बदलकर ब्लू स्टेट रॉयल एंसेस्टर के चारों ओर लिपट गईं। ब्लू रॉयल पेट्रियार्क शॉक रह गया लेकिन उसके पास एस्केप करने का मौका तक नहीं था। क्रिम्सन फ्लेम्स उसके शरीर को जलाने लगीं। उसका फ्लैश इंसिनरेट हो रहा था और प्राइमोर्डियल स्पिरिट दर्द में चीख रही थी। उसने पूरी कोशिश की डिफेंड करने की लेकिन सब व्यर्थ था। कुछ ही ब्रेथ्स के भीतर ब्लू प्रीफेक्चर रॉयल एंसेस्टर बुरी तरह बर्न हो चुका था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। ब्लू स्टेट रॉयल पेट्रियार्क डेस्परेटली मर्सी बेग करने लगा। उसे डेथ का एहसास हो चुका था। ही बहुत देर हो चुकी है, आरव कामली बोला। ब्लू स्टेट रॉयल पेट्रियार्क स्ट्रगल करता रहा, डेमोनिक फ्लेम्स हटाने की कोशिश करता रहा और यहाँ से एस्केप करना चाहता था लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार उसका शरीर बोन्स में बदल गया और प्राइमोर्डियल स्पिरिट पूरी तरह अनाइलेट हो गई। यहाँ तक कि डेमोनिक फ्लेम्स ने उसकी बोन्स तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी एशेज में बदल दिया। एंसेस्टर ब्लू स्टेट के पावरफुल फिगर्स भय से कांप उठे। सिर्फ कुछ ब्रेथ्स के भीतर उनका सुप्रीम पेट्रियार्क एशेज बन चुका था। लेकिन आरव ने ब्लू एंसेस्टर का स्टोरेज बैग बचा लिया और उसे वापस अपने हाथ में ले लिया। अगर उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि यह सच है। आरव शांत बना रहा। उसने कहा कि ब्लू प्रीफेक्चर के शाही पूर्वज को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारने के बाद उसे थोड़ा अफसोस हुआ। कुछ सिर संभाल कर रखने चाहिए थे, उससे ज्यादा डर पैदा होता। आरव बुदबुदाया, फिर सिर हिला दिया। ब्लू का शाही परिवार तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन जब तक वे बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पूर्वज जा चुके थे। ये ब्लू का शाही राजा सदमे में था। वह जानबूझकर देर से आया था ताकि स्थिति देख सके, लेकिन परिणाम बहुत अचानक था। पूर्वज पलक झपकते ही राख बन गए। पास के ओवरलॉर्ड स्टेट के शक्तिशाली लोग डर से कांप उठे। कुछ में तो विरोध करने की हिम्मत भी नहीं बची। बहुत ताकतवर सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है। नमन मानव सम्राट को नमन। ब्लू के राजा ने गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और घुटनों के बल झुक गया। हे तुम काफी समझदार हो। फिर जब मैंने स्टार्ट कॉन्टिनेंटल आने को कहा था तब क्यों नहीं आए? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। ये सब पूर्वज का आदेश था, मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ब्लू के राजा ने घबराकर कहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। छोड़ो, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे साथ चलो, आरव ने उदासीन स्वर में कहा और हाथ हिलाकर ब्लू प्रीफेक्चर के राजा को पकड़ लिया और अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच में फेंक दिया। उसमें संघर्ष करने की ताकत तक नहीं थी। ये सब करने के बाद आरव ने चारों ओर देखा और फिर शून्य को चीरकर वहां से चला गया। ओवरलॉर्ड स्टेट के ये शक्तिशाली लोग अब लड़ने की इच्छा तक खो चुके थे। असल में इसमें उनकी गलती नहीं थी। आरव से निकलने वाला दबाव बहुत भयानक था और उसकी शक्ति बेहद डरावनी। अगला पड़ाव, आरव सीधे बाबेरियन एम्परर स्टेट पहुंचा। इस बार मुझे शांत रहना होगा, किसी को मारना नहीं है, सबको जिंदा पकड़ना है, आरव ने खुद से बुदबुदाया और शून्य को चीरते हुए वहां पहुंच गया। आधा दिन बाद बाबेरियन एम्परर स्टेट की शाही राजधानी के ऊपर आरव शून्य को चीरकर प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, नीचे शाही राजधानी से एक शक्तिशाली डिवाइन सेंस ने उसे लॉक कर लिया। काफी मजबूत। आरव हल्का हंसा। वह ब्लू प्रीफेक्चर गया था और अगर उसने खुद कार्रवाई न की होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वह आया था। तुम कौन हो? बाबेरियन एम्परर स्टेट की शाही राजधानी के भीतर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ और शून्य में खड़ा होकर दूर से आरव का सामना करने लगा। उस व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सफेद थे। उसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसके माथे पर अजीब रून्स चमक रहे थे जिनसे काली रोशनी निकल रही थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबेरियन एम्पायर शाही परिवार का पूर्वज था।
वह आरव को सावधानी और सतर्कता से देख रहा था। सामने वाले के वस्त्र और कल्टिवेशन लेवल देखकर उसने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। मैं सम्राट आरव, मैंने तुम सबको बुलाया था लेकिन तुमने बात नहीं मानी, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, आरव ने शांत स्वर में कहा। वास्तव में तुम ही हो, बाबेरियन एम्परर स्टेट के बूढ़े पूर्वज ने भारी स्वर में कहा। उसकी आंखों में डर था। आरव की शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ये साधारण रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म का पहला स्तर नहीं था। मेरे साथ चलो, मैं खुद हाथ उठाने में आलस महसूस कर रहा हूं, आरव ने उदासीनता से कहा। कहाँ? बेशक स्टार्ट कॉन्टिनेंटल, मैं नहीं जाऊंगा, बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही पूर्वज ने तुरंत मना कर दिया और अपना घमंडी रवैया बनाए रखा। हालांकि उसे पता था कि आरव कितना भयानक है, उसके पास जीतने का भरोसा नहीं था, इसलिए वह ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं मानव सम्राट हूं और तुम मेरी बात नहीं मानोगे, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। हे, मेरा बाबेरियन एम्परर वंश केवल मानव सम्राट की बात मानता है, बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही पूर्वज ने उपहास किया। वह पहले ही मर चुका है, इसलिए अब कोई हमें आदेश नहीं दे सकता। हे, फिर भी नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पूरे वंश का सफाया कर दूंगा और बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही परिवार की जगह किसी और को बैठा दूंगा, आरव ने शांत स्वर में कहा। तुम हिम्मत नहीं करोगे, अभी देख लेना, आरव हंसा। हरामजादे, मौत को बुला रहे हो? बाबेरियन एम्परर स्टेट का पूर्वज गुस्से से फट पड़ा, उसके माथे के रूंज चमकने लगे और उसके शरीर से हिंसक आभा फूट पड़ी। उस आभा में भयानक हत्या की इच्छा भरी हुई थी। मारो! बाबेरियन एम्परर स्टेट का शाही पूर्वज आरव की ओर झपटा, उसके शरीर से खून जैसी ऊर्जा फूट रही थी और उसकी भयानक आभा से पूरी शाही राजधानी कांप उठी। लेकिन वह उस बूढ़े आदमी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर, आरव ने शांत स्वर में कहा और एक मुक्का मारा। यह मुक्का साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी रोशनी ने बाबेरियन एम्परर स्टेट के बूढ़े पूर्वज को पूरी तरह दबा दिया और उसका शरीर तुरंत खून के मांस में बदल गया। बाबेरियन एम्परर स्टेट का बूढ़ा पूर्वज दर्द से चीखा और एक ही वार में हार गया। आरव के मुक्के की शक्ति खत्म हुई। शाही पूर्वज खून से लथपथ था, उसके चेहरे पर डर भरा हुआ था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच था। लेकिन ये सच था, वह सामने वाले के एक साधारण वार से हार गया था। बुरा नहीं, तुम काफी मजबूत हो, अब मान गए, आरव ने उपहास किया। अगर अभी भी नहीं माने तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दोनों की लड़ाई की हलचल ने बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही परिवार के कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर लिया। वे सब शून्य में उड़कर आए और सतर्कता से आरव को देखने लगे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ये शाही विशेषज्ञ अभी पहुंचे ही थे कि उन्होंने बाबेरियन एम्परर स्टेट के बूढ़े पूर्वज को कांपते हुए घुटनों के बल झुकते देखा। बहुत अच्छा, आरव ने संतोष से सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, अगर तुम पहले ही मान जाते तो कितना आसान होता, मुझे खुद आने की क्या जरूरत थी। हेवनली गॉडलैंड मंदिर के सामने एक दिन से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे लोग अभी भी नहीं गए थे। स्टार्ट कॉन्टिनेंटल के शक्तिशाली लोग जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वे बहुत अच्छे से जानते थे कि आरव कितना भयानक है। अब वो विनाश का तारा मानव सम्राट बन चुका था, वे उसे और भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसी बीच बाकी बड़े राज्यों के रिलीज रेल्म विशेषज्ञ और शाही परिवार के सदस्य जो आरव को नहीं जानते थे, इस नए मानव सम्राट के इरादों को लेकर उत्सुक थे। उसने सबको बुलाया और फिर मुख्य हॉल में यूं ही छोड़ दिया। लेकिन पास के हेवनली कॉन्टिनेंट के डेमन और मॉन्स्टर रेसेस के प्राचीन अस्तित्व पूरी तरह शांत थे और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा था, इसलिए बाकी लोगों ने भी चुप रहना चुना। कोई भी पहला व्यक्ति बनकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। रीम, वामिका और यशवंत अब काफी शांत थे। पास के शक्तिशाली लोग उनके बारे में उत्सुक थे, लेकिन केवल जिज्ञासा से देख रहे थे। किसी ने डिवाइन सेंस से जांच करने की कोशिश नहीं की। रामपुर जू की लोधा मार्केट की सुंदर महिलाओं का भी यही हाल था। उसके दिल में उदासी उठी और वह समझ गई कि वह क्यों घुटने नहीं टेक सकती। दूसरे महाद्वीपों के शाही परिवार पहले ही आरव की जांच कर चुके थे, और हर जांच की पहली खबर हमेशा चौंकाने वाली होती थी। आरव एक घर जमाई था। अगर बार बार पुष्टि न हुई होती तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता। ये पहले ही अविश्वसनीय था कि आरव जैसे व्यक्ति का जन्म जयपुर प्रीफेक्चर जैसे त्यागे गए राज्य में हुआ।
और ऊपर से वो घर जमाई निकला। उन्हें ये सब बेहद हास्यास्पद लगा। सुनैना मुख्य हॉल के सामने गरिमा में मुद्रा में खड़ी थी, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर भारी दबाव था। उसी समय मंदिर के ऊपर शून्य फटा और आरव उसमें से बाहर निकला। राज सबसे पहले उसे देखने वाला था। वो तुरंत झुक गया। नमन महाराज। उसकी हरकत ने बाकी सबके लिए उदाहरण बना दिया। नमन महाराज। आसपास के अनगिनत शक्तिशाली लोग झुक गए। आरव शांति से मुख्य हॉल में उतरा और सुनैना के पास खड़ा हो गया। उठो, आरव ने शांत स्वर में कहा। आसपास के शक्तिशाली लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आरव आखिर करने क्या गया था और वह अकेला वापस कैसे आ गया। फिर आरव ने एक स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाली और उसमें से बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही पूर्वज और बाबेरियन एम्परर स्टेट के राजा को बाहर निकाला। बाबेरियन एम्परर स्टेट का बूढ़ा पूर्वज खून से लथपथ था। आरव द्वारा पकड़े जाने के बाद उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी सील कर दी गई थी। नए सम्राट को प्रणाम, नए सम्राट को प्रणाम। बाबेरियन एम्परर स्टेट का शाही पूर्वज मूर्ख नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस नए सम्राट से टकराना ठीक नहीं, इसलिए बाहर आते ही वह सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल झुक गया। बाबेरियन किंगडम का राजा भी वैसा ही था। वह भी सम्मान से दोनों घुटनों पर झुक गया। हे, आरव उपहास से हंसा। उसने उन्हें अनदेखा किया और दूसरी स्पिरिट बीस्ट बैग निकाली। उसमें से ब्लू के शाही राजा को बाहर निकाला। महाराज को प्रणाम। जैसे ही वह बाहर आया उसका शरीर कांपने लगा और वह तुरंत घुटनों के बल झुक गया। आरव ने ओवरलॉर्ड स्टेट के शाही पूर्वज को कुछ ही सांसों में मार डाला था। नीचे जो लोग इन व्यक्तियों की पहचान जानते थे वे सब चौंक उठे। बाबेरियन एम्परर स्टेट का शाही पूर्वज, बाबेरियन एम्परर स्टेट का राजा और ओवरलॉर्ड एम्परर स्टेट का राजा, तो फिर ओवरलॉर्ड एम्परर स्टेट का शाही पूर्वज कहाँ है? किसी ने धीमे स्वर में कहा। कई लोग वॉइस ट्रांसमिशन से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। फ्रॉस्ट सिटी के लोग तो ठीक थे, लेकिन बाकी बड़े राज्यों के लोग जो आरव को नहीं जानते थे पूरी तरह स्तब्ध थे। बाबेरियन एम्परर स्टेट के शाही पूर्वज के पास कैलमिटी रिलीफ रेल्म की 9वीं स्तर की चरम शक्ति थी। वो एक सर्वोच्च शक्तिशाली अस्तित्व था, लेकिन अब वो इतनी विनम्रता से घुटनों के बल झुका हुआ था। ब्लू प्रीफेक्चर और फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर के शाही परिवारों ने आदेश की अवज्ञा की है। आज से उनकी शाही सत्ता समाप्त की जाती है और नए शाही परिवार स्थापित किए जाएंगे, आरव ने शांत स्वर में कहा। हिस हिस हिस। ये सुनकर भीड़ में मौजूद कई लोग सदमे से सांस खींचने लगे। सिर्फ एक वाक्य से 2 राज्यों के शाही परिवार खत्म कर दिए गए? ये बहुत ज्यादा था। जी महाराज, जी महाराज। लेकिन बाबेरियन एम्परर स्टेट के बूढ़े पूर्वज ने तुरंत हामी भर दी। उसमें विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। दूसरी ओर खड़ा ओवरलॉर्ड स्टेट का राजा भी वैसा ही था। वह भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संक्षेप में, दोनों राज्यों की शाही उपाधियां आसानी से समाप्त कर दी गईं। अजूर एम्परर स्टेट, वॉर एम्परर स्टेट, फेदर एम्परर स्टेट, विंग एम्परर स्टेट। इन सभी महान राज्यों के शाही पूर्वज और राजा भयभीत हो गए। आखिरकार उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और नए सम्राट के स्वभाव को समझ गए। जब 9 प्रोविंसेस में कोई सम्राट नहीं था तब वे अपने अपने राज्यों में सर्वोच्च सत्ता थे, बेशक नेदरवर्ल्ड को छोड़कर। लेकिन इस समय उन्हें साफ समझ आ गया था कि नया सम्राट आ चुका है और शाही परिवारों को भी उसके सामने झुकना होगा। आरव शांत बना रहा, जैसे वह किसी मामूली बात की घोषणा कर रहा हो। उसने चारों ओर देखा। 10,000 वर्षों की महान आपदा आने वाली है। आज से सभी राज्य युद्ध की तैयारी करेंगे। हर राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करेगा और उन्हें मंदिर में भेजा जाएगा। जो चयन में सफल होंगे वे डिवाइन जनरल्स बनेंगे और उन्हें सर्वोच्च कल्टिवेशन टेक्निक्स दी जाएंगी। आज से सभी राज्यों की सभी जातियां, संप्रदाय और परिवार एकजुट होंगे। सभी शक्तियों के स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज जमा किए जाएंगे और फिर बांटे जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को तैयार किया जा सके। 10,000 वर्षों की महाविपत्ति में केवल मृत्यु तक लड़ाई होगी। न भागने का रास्ता होगा, न आत्मसमर्पण का। आरव ने भीड़ पर नजर डाली। उसके शरीर से शाही दबाव की भयानक आभा निकल रही थी। आरव की बातें सुनते ही पूरा स्थान हंगामे से भर गया। सभी जातियों, संप्रदायों, परिवारों और शक्तिशाली ताकतों को अपने संसाधन सौंपने होंगे। ये बहुत ज्यादा था। इस एक फैसले ने पूरे कोषा की शक्ति व्यवस्था को बदल दिया और सभी शक्तियों को एक कर दिया।
महाराज महाराज ये बहुत ज्यादा है। 9 प्रोविंसेस की शक्ति व्यवस्था पूरी तरह अराजक हो जाएगी और हर बड़े राज्य की शक्तियां सहयोग करने को तैयार नहीं होंगी। कृपया महाराज दोबारा विचार करें। प्रोविंस के शाही पूर्वज ने थोड़ी देर झिझकने के बाद आगे बढ़कर कहा। बाकी शक्तिशाली लोगों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उनके मन में भी यही विचार था। ज्यादा। आरव उपहास से हंसा और उदासीन स्वर में बोला, 9 प्रोविंसेस के शांतिपूर्ण दिन अब 300 साल से भी कम बचे हैं। जब समय आएगा लोग बर्बाद हो जाएंगे और पूरे 9 प्रोविंसेस में खून की नदियां बहेंगी, तब क्या होगा? आसपास सब लोग चुप हो गए। यह 9 प्रोविंसेस का ऐसा रहस्य था जिसे लिबरेशन रेल्म तक पहुंचे लोग जानते थे। सिर्फ जयपुर प्रीफेक्चर के कुछ लोग अपवाद थे। उनके पूर्वज भी केवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंचे थे, इसलिए वे इस रहस्य से अनजान थे। ये स्पैरो प्रीफेक्चर का शाही पूर्वज उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मेरे शब्द आदेश हैं, तुम्हारे साथ चर्चा नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। 9 प्रोविंसेस 70,000 वर्षों से गुलाम बना हुआ है। यहाँ जन्म लेने वाले जीव घास के कुत्तों जैसे हैं। चाहे कोई कितना भी भयानक प्रतिभाशाली क्यों न हो और शक्ति के शिखर तक क्यों न पहुंच जाए, अंत में उसे मरना ही होगा। क्या तुम लोग इसे स्वीकार कर सकते हो? मौके पर मौजूद सभी शक्तिशाली लोग चुप रहे। कौन इसे स्वीकार करना चाहेगा? एक कुत्ता भी गुलाम बनना नहीं चाहेगा। फिर वे तो सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। वे अपने कबीले के लोगों द्वारा सम्मानित थे और दुनिया द्वारा पूजे जाते थे। लेकिन जब 10,000 वर्षों की महाविपत्ति आती तब बाहरी दुनिया के जीव उन्हें काट डालते। मैं स्वीकार नहीं करता, राज गुस्से से गरजा। मैं स्वीकार नहीं करता। दूसरी आवाज डेमन एम्परर की थी, उसके बाद गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर गरजा। मैं स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करता। अगले ही पल पूरा स्थान गर्जन से भर उठा। कोई भी गुलाम बनना नहीं चाहता था। कोई भी पिंजरे में कैद होकर दूसरी जातियों के राक्षसों को मजबूत करने का साधन नहीं बनना चाहता था। अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो विरोध करो। मैंने आउटर रेल्म के हेवनली क्लाउड को पहले ही मार डाला है। 300 साल बाद मैं विदेशी जातियों का संहार करूंगा और 9 प्रोविंसेस के लिए जीवित रहने का रास्ता खोलूंगा। आरव गरजा। उसकी बातें बेहद प्रेरणादायक थीं। विदेशी जातियों का संहार करो और जीवित रहने का मार्ग खोलो। विदेशी जातियों का संहार करो और जीवित रहने का मार्ग खोलो। विदेशी जातियों का संहार करो और जीवित रहने का मार्ग बनाओ। पूरा स्थान उत्साह से गूंज उठा। यहाँ तक कि डेमन और मॉन्स्टर रेसेस के प्राचीन अस्तित्व भी इस समय युद्ध भावना से भर गए थे। वे बाहरी दुनिया के राक्षसों से लड़ने को उत्सुक थे। वे बहुत लंबे समय से गुलाम थे। असल में कोई भी विरोध नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं था, बस उनमें हिम्मत और ताकत नहीं थी। लेकिन अब आरव आगे आ चुका था और 9 प्रोविंसेस को नया ह्यूमन एम्परर मिल चुका था, इसलिए सब कुछ संभव था। जब माहौल पूरी तरह गर्म हो गया तब आरव ने भारी स्वर में कहा, रोहित हाजिर। रोहित मंदिर से बाहर उड़कर आया। आज से तुम 9 प्रोविंसेस में गश्त करोगे और संसाधनों के हस्तांतरण की निगरानी करोगे। कोई भी संप्रदाय, परिवार या जाति अगर अपने खजाने में आधा स्पिरिट स्टोन भी छिपाएगी तो पूरे कबीले और वंश सहित नष्ट कर दी जाएगी। जी। रोहित ने तुरंत स्वीकार किया। उसके शरीर से हत्या की इच्छा निकल रही थी। आसपास के सभी लोग समझ गए कि आरव मजाक नहीं कर रहा। वह सचमुच गंभीर था। इसके बाद आरव ने कई और आदेश जारी किए और शाही परिवार के सभी सदस्यों को कार्य सौंपे। राज्य के सभी संसाधन इकट्ठा होने के बाद बिना किसी कीमत की परवाह किए बांटे जाएंगे। आरव अगले 300 वर्षों में पूरे कोषा की शक्ति को बहुत बढ़ाना चाहता था। कोई भी शाही परिवार अपने संसाधन और ताकत अपने पास नहीं रख सकता था, सब कुछ योगदान देना होगा। जहां तक रिलीज रेल्म के विशेषज्ञों की बात थी, फिलहाल उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आरव ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी जरूरत की दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की सूची दें। बाद में मंदिर उन्हें जुटाने की कोशिश करेगा। महाराज, क्या ये सच है? फेदर एम्परर स्टेट के एक रिलीज रेल्म विशेषज्ञ ने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल, जो भी चीज ताकत बढ़ाने में मदद करे उसका नाम बताओ। अगर वह कोषा में मौजूद है तो वह तुम्हें मिलेगी, आरव ने शांत स्वर में कहा। रिलीज रेल्म सबसे ऊंची युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। अगर वे उनकी सीमाएं नहीं तोड़ सकते तो कम से कम उनकी दूसरी जरूरतें पूरी करनी होंगी। सभी शक्तिशाली लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। आरव का नया सम्राट बनना सच में असाधारण था। आधा दिन बाद
अब तुम सब जा सकते हो। याद रखना, इस 10,000 वर्षों की महाविपत्ति में केवल जीत होगी, हार नहीं, क्योंकि हार का मतलब मृत्यु है। आरव ने भारी स्वर में कहा, जी महाराज, जी महाराज। अनगिनत शक्तिशाली लोग आदेश स्वीकार करके वहां से चले गए। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट के रिलीज रेल्म विशेषज्ञ आरव की भयानक शक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वे उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। बाकी बड़े राज्यों के शाही परिवार और रिलीज रेल्म विशेषज्ञ भी आरव द्वारा उदाहरण पेश करने के बाद पूरी तरह शांत हो गए। 9 प्रोविंसेस आसानी से एक हो गया। अब अगला कदम था और अधिक शक्तिशाली बनना। सिर्फ आरव को नहीं, पूरे 9 प्रोविंसेस को मजबूत होना था। शक्तिशाली लोगों को जाते देखकर सुनैना ने राहत की सांस ली। तुमने मेहनत की। आरव मुस्कुराया, ये कोई मेहनत नहीं थी। सुनैना ने सिर हिलाया। इतने सारे शक्तिशाली लोगों से घिरे रहने का सुनैना पर बहुत दबाव था। जयपुर प्रीफेक्चर के लोग नहीं गए। विक्रम समूह को लेकर आरव के पास आया। वह उससे अच्छे संबंध बनाना चाहता था। महाराज, विक्रम मुस्कुराते हुए झुका। उसके पीछे राजवीर था। जब वह पहली बार आरव से मिला था तब वह बहुत घमंडी था, लेकिन आरव ने उसे आसानी से दबा दिया था। अब जब वे फिर मिले सब कुछ बदल चुका था। आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था। महाराज को प्रणाम। राजवीर गहराई से झुका। उसका रवैया बेहद सम्मानपूर्ण था। उसके पीछे यशवंत, रीम और वामिका थे। जब उन्होंने देखा कि विक्रम पहले ही झुक चुका है तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा कि अब आरव की हैसियत पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उन्हें भी झुकना चाहिए। लेकिन परिणाम पहले जैसा ही था। उनके नीचे एक अदृश्य शक्ति थी और वे घुटने नहीं टेक सके। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। आरव ने दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर, हालचाल कैसे हैं? पिछली बार मैं जल्दी में चला गया था, इसलिए आपसे मिलने का समय नहीं मिला। आरव मुस्कुराया। उसे पुराने आदमी की मदद याद थी। उसने कई बार उसका साथ दिया था। ठीक हूँ। हालांकि आरव सामान्य स्वर में बात कर रहा था, लेकिन मास्टर यशवंत फिर भी बहुत घबराया हुआ था। उसे अजीब दबाव महसूस हो रहा था। फिर आरव ने वामिका और रीम को देखा और हंसते हुए कहा, इतने साल बीत गए और तुम दोनों जरा भी बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि और भी सुंदर हो गई हो। अभी कुछ ही साल हुए हैं। कौन इतनी जल्दी बूढ़ा हो जाता है? रीम ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दिनों वाली भावना लौट आई हो। वामिका का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन वह चुप रही। हे, आगे से मुझे देखकर इतना औपचारिक मत होना, सामान्य रहो। आरव मुस्कुराया। मैं तो औपचारिक नहीं होना चाहती थी, लेकिन रीम जल्दी से बोल पड़ी, फिर बीच में रुक गई। वह कहना चाहती थी कि वह औपचारिक नहीं होना चाहती, लेकिन क्या विक्रम इसकी अनुमति देता? लेकिन क्या? इतना मत सोचो। आरव ने हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी। वो मूर्ख नहीं था, बहुत कुछ समझ सकता था। उसकी मुलाकात रीम से स्काई सेक्ट में हुई थी। उस समय वो बहुत कमजोर थी और आरव ने लंबे समय तक उसकी रक्षा की थी। नमस्ते मिस्टर कियाओ। सुनैना आगे आई। उसने हल्का झुककर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हेवनली टेम्पल में कई वर्षों तक देवी रहने के कारण उसका स्वभाव और आभा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी महिला उसे देखकर खुद को कम महसूस करती। नहीं, सुनैना की हरकत से यशवंत लगभग डरकर बेहोश होने वाला था। पास खड़े विक्रम और राजवीर भी स्तब्ध रह गए और जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। आओ मैं परिचय करवाता हूँ, ये रीम है और ये वामिका। आरव मुस्कुराया। सुनैना पहले फतेहपुर सिटी में यशवंत से मिल चुकी थी। उसी की वजह से मिष्टी इमॉर्टल पैलेस डर गया था और सारंग के गुरु ने नरसंहार नहीं किया था। आरव इन एहसानों को याद रखता था और सुनैना भी इन्हें नहीं भूली थी। नमस्ते। सुनैना मुस्कुराई। रीम और यशवंत दादा पोती थे। उसने पहले आरव से उनके बारे में सुना था, लेकिन पहली बार सामने देख रही थी। और वामिका कहा जाता था कि उसी के अनुरोध पर यशवंत ने आरव की मदद की थी। एक तरह से पति पत्नी दोनों उन पर एहसानमंद थे। आप बहुत दयालु हैं। क्या कह रही हैं? रीम और वामिका ने बारी बारी से कहा। हालांकि आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा ही सहज था। उसने जल्दी ही सबके बीच की दूरी मिटा दी। सुनैना भी लोगों के साथ बहुत नम्रता से पेश आती थी, इसलिए सब उसे पसंद करने लगे। विक्रम और राजवीर पास में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आरव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह लगातार दोनों महिलाओं से बातें करता रहा।
जहां तक जयपुर प्रीफेक्चर के शाही परिवार की बात थी, वे आरव के एहसानमंद थे। और वह कमीना राजवीर पहले उससे लड़ भी चुका था, लेकिन अब आरव सम्राट था, इसलिए उसे उदार बनना पड़ा। शेरा कहाँ है? वो शेर आजकल कैसा है? वामिका ने उत्सुकता से पूछा। आरव के जाने से पहले उसने कई साल तक शेरा की देखभाल की थी। वह अपने पिता के साथ है। आरव हल्का मुस्कुराया। उसके पिता? वामिका चौंक गई। उसका भी पिता है? मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता चला? ओह, उसे खुद भी अभी हाल में पता चला। उद्धरण चिन्ह। आरव ह्यूमन एम्परर बनने के बाद अपने पुराने दोस्तों को अपने सामने सिर झुकाते नहीं देखना चाहता था। वह एहसास बहुत खराब होता है। ऐसा माहौल ज़्यादा आरामदायक था। बेशक कुछ लोग अलग थे, कुछ लोगों को छोड़ ही दो। मुखबिर हंसते हुए पास आया। वह भी नहीं गया था, उसने डेमन किंग को पहले भेज दिया था। ब्रदर, आखिर तुम सत्ता में आ ही गए। अब अगर भविष्य में कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करूंगा। फिर देखते हैं कौन मुझे तंग करने की हिम्मत करता है। रीम, वामिका और बाकी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। वे सोच रहे थे कि ये आदमी आखिर है कौन। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा ताकि तुम और मुसीबतें खड़ी न करो? आरव ने असहाय होकर कहा। वो मुखबिर के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि यह आदमी सच में ऐसा कुछ कर सकता है। इसीलिए जब सब घुटनों पर झुके थे तब आरव ने मुखबिर को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया था। यह उसके लिए चेतावनी थी, ताकि वह समझे कि उसकी पहचान बाकी लोगों जैसी ही है। और फिर यह बेशर्म आदमी खुद ही आगे बढ़ गया। ब्रदर, तुम बिल्कुल वफादार नहीं हो, मुखबिर ने दांत पीसते हुए नाराजगी से कहा। आरव, क्या तुम थोड़ा सामान्य इंसान नहीं बन सकते? ये आदमी मेरा बेटा भी नहीं है, फिर भी हर समय बाहर जाकर मुसीबत खड़ी करता है और सफाई मुझे करनी पड़ती है। हालांकि अभी कोशा में साफ करने लायक ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, लेकिन ये दो अलग बातें थीं। मुझे परवाह नहीं, मुझे तुमसे बस एक काम चाहिए। मुझे उपाध्याय की परपोती पसंद आ गई है, क्या तुम रिश्ता करवाने में मदद कर सकते हो? मुखबिर ने बेशर्मी से कहा। आरव, तुम अपने दादा की जगह मुझे रिश्ता करवाने को कह रहे हो? मेरे दादा ने बात की थी लेकिन उसने मना कर दिया। वो बूढ़ा अपनी परपोती से बहुत प्यार करता है, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम पर निर्भर हूँ। ब्रदर, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं उसकी परपोती का अपहरण कर लूंगा और फिर तुम्हारा नाम बता दूंगा, मुखबिर ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। तुम? आरव गुस्से से भर गया। उसका सच में मन कर रहा था कि इसकी टांगें तोड़ दे। ब्रदर, दया करो, लिंग सू और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुखबिर ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि आरव सच में भड़क जाएगा। सच? आरव थोड़ा चौंका। हाँ, मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। अफसोस कि बूढ़े उपाध्याय ने हमें अलग कर दिया। ब्रदर, क्यों न तुम सीधे आदेश दे दो, या फिर सीनियर वूजी को भेज दो ताकि वो जाकर बात कर दें। मुखबिर ने संक्षेप में अपनी और उपाध्याय की परपोती लिंगसू की कहानी बताई। दोनों कई दशक पहले मिले थे और फिर प्यार में पड़ गए, और उसके बाद डेमन इमॉर्टल ने उन्हें अलग कर दिया। राज, वह ज़्यादा दूर नहीं था। उसने उस आदमी की सारी बातें सुन ली थीं। क्या उसे लगा था कि वह कोई संदेश पहुंचाने वाला नौकर है? उसने तो खास तौर पर उसका नाम भी ले लिया। छोड़ो राज। आरव ने आह भरी। आपका सेवक उपस्थित है। ओम, मुखबिर और उसकी परपोती के विवाह के बारे में उपाध्याय से बात करो। अगर दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसकी तरफ से रिश्ता रख दो, आरव ने कहा। ओह, जैसा आदेश। राज ने अनिच्छा से हामी भरी और गुस्से से मुखबिर को घूरा। ये कमीना। धन्यवाद ब्रदर, और धन्यवाद सीनियर वजी। मुखबिर खुशी से झूम उठा। उसके दिल की कई वर्षों पुरानी इच्छा आखिर पूरी होने वाली थी। बेबस होकर राज मुड़ा और शून्य चीरकर जाने ही वाला था। सीनियर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुखबिर जल्दी से पीछे हो लिया। वह बेहद अधीर लग रहा था। दफा हो जा, डेमन स्टार अबिस। मुखबिर इतना डर गया कि उसके कान लगभग बहरे हो गए। लेकिन अंत में आरव ने बोलकर राज को उसे साथ ले जाने की अनुमति दे दी। मुखबिर के जाने के बाद आसपास शांति हो गई। तुम लोग कुछ समय के लिए स्टार कॉन्टिनेंटल में क्यों नहीं रुक जाते? ये बहुत अच्छी जगह है। आरव ने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं और यशवंत को रुकने का निमंत्रण दिया। ये रीम और वामिका ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों रुकना चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने चुपके से विक्रम की ओर देखा। उनकी नज़रों का पीछा करते हुए आरव ने विक्रम को घूरा।
विक्रम डर से पीला पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये जानबूझकर मुझे फंसा रहा है? ओमकंग्यान क्योरोंगसियो, महाराज ने इतना स्नेहपूर्वक निमंत्रण दिया है तो तुम लोग रुक जाओ। विक्रम कांपती आवाज में बोला। पहले भी वह आरव से डरता था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन आरव द्वारा ब्लू प्रीफेक्चर और फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर के शासकों को बदलने के बाद अब वह सच में डर गया था। दोनों महिलाएं खुश हो गईं और तुरंत मान गईं। आरव ने यशवंत को भी रुकने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरी बुरी हड्डियां अब साथ नहीं देती, उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर से निकलती मृत्यु की आभा आरव से छिप नहीं सकी। यशवंत इंसान था और तीनों जातियों में इंसानों की उम्र सबसे छोटी होती थी। ऊपर से उसकी कल्टिवेशन भी ज्यादा नहीं थी, वह केवल सोल रेल्म में था। आरव ने कुछ दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां निकाली जो जीवन शक्ति बढ़ा सकती थीं और उन्हें एल्डर कियाओ को दे दिया ताकि वह वापस जाकर उनका सेवन कर सके। ये बहुत कीमती हैं। स्टोरेज बैग लेते समय यशवंत के हाथ कांप रहे थे। इन दुर्लभ सामग्रियों से वह कम से कम 100 साल और जीवित रह सकता था। उनमें कल्टिवेशन के लिए भी बहुत सी कीमती चीजें थीं। उसके पास ब्रेक थ्रू करने और अपनी उम्र बढ़ाने का मौका था। ये कुछ भी नहीं है, संकोच मत करो, आरव मुस्कुराया। उसे मन ही मन अफसोस हुआ। पिछली बार लौटने पर उसे मास्टर यशवंत से मिलना चाहिए था। अगर ओल्ड मास्टर कियाओ बुढ़ापे से मर जाता तो शायद आरव जीवन भर अपराधबोध महसूस करता। बस ऐसे ही विक्रम, राजवीर और यशवंत चले गए। रीम और वामिका फिलहाल मंदिर में रुक गईं। आसपास अभी भी कुछ लोग थे जो नहीं गए थे। नकुल और विराज भी नहीं गए। दोनों भाई सम्मानपूर्वक आरव के सामने आए और मुट्ठी बांधकर झुक गए। महाराज को प्रणाम। उन्होंने आरव के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे और अपने स्लेव सील सक्रिय किए थे। हालांकि वे गुलाम बने थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यही उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। मंदिर के अंदर जाओ और जमशेद को ढूंढो, उससे कहना कि मैंने तुम्हें डिवाइन जनरल्स बनने की अनुमति दी है, आरव ने दोनों से कहा। जी। दोनों भाइयों ने उत्साह से एक दूसरे को देखा और एक साथ उत्तर देकर मंदिर की ओर बढ़ गए। उनकी प्रतिभा और ताकत डिवाइन जनरल्स बनने के लिए काफी थी। असल में आरव के मन में कुछ और उम्मीदवार भी थे, बाद में वो उन पर विचार करेगा। इसी समय रामपुर जू के शासक जय और राजा नीरज भी आ गए। लोधा मार्केट की वो सुंदर महिला भी उनके पीछे थी। महाराज को प्रणाम। जय और नीरज सम्मान से झुक गए। वे भी जयपुर की तरह आरव से नजदीकी बढ़ाना चाहते थे। लोधा मार्केट की सुंदर महिला भी झुकने वाली थी, लेकिन वही अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। रामपुर प्रीफेक्चर में कई बार आपने मेरी रक्षा की, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, आरव ने मुस्कुराकर उस सुंदर महिला से कहा। पहले आरव रामपुर प्रीफेक्चर के शाही महल में था। जब वो सीक्रेट रेल्म से निकला था तब महेश उसे मारने वाला था। नीरज ने मदद नहीं की थी, लेकिन इस महिला ने उसकी सहायता की थी। आरव को सब साफ याद था। आप बहुत दयालु हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, सुंदर महिला ने धीमे स्वर में कहा। उसके पास अब भी मोहक आकर्षण और अद्भुत सुंदरता थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और दिल जोर से धड़कने लगा। महाराज, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं, ये सब तो मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य, नीरज जल्दी से बीच में बोला। हाँ हाँ, महाराज की सहायता कर पाना हमारा सौभाग्य है, जय भी तुरंत बोला। उसने बहुत चालाकी से बात कही। वह चाहता था कि आरव इस एहसान का श्रेय पूरे रामपुर प्रीफेक्चर को दे। हे नीरज, क्रिएशन फ्रूट मिलने के बाद तुम्हारा रवैया बदल गया था। क्या तुम्हें नहीं पता था कि बाद में मखीजा फैमिली ने मुझ पर हमला किया था? आरव ने उपहास किया। उस समय आरव और चांदनी साथ निकले थे। रास्ते में मखीजा फैमिली के कई विशेषज्ञों ने उन पर हमला किया था। दोनों ने खून से लथपथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि शाही परिवार को पता न चले, ये असंभव था। पहली बात, शाही परिवार ने निश्चित रूप से लोगों को पीछे भेजा होगा। दूसरी बात, अगर उन्होंने किसी को पीछे न भी भेजा हो तब भी इतनी बड़ी हलचल से अनजान रहना असंभव था। इसलिए शाही परिवार ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। महाराज, ये गलतफहमी है, गलतफहमी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। नीरज घबरा गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार इनकार करने लगा। मर भी जाऊं तो ऐसी बात स्वीकार नहीं करूंगा। हे छोड़ो, मैं इतनी छोटी बात का पीछा नहीं करना चाहता। आगे से बस थोड़ा ज्यादा आज्ञाकारी रहना, आरव ने उदासीन स्वर में कहा।
असल में उसका इस बात को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उसका और रामपुर प्रीफेक्चर के शाही परिवार का रिश्ता शुरुआत से सिर्फ एक सौदा था। सौदा पूरा होने के बाद सामने वाला उसे नज़रअंदाज करे ये सामान्य बात थी। जब उसने सुना कि आरव इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा तब नीरज ने राहत की सांस ली। उसने जमीन पर सिर पटककर आरव को 2 बार प्रणाम किया और फिर उठा। पास खड़े जय ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उस सुंदर महिला की नज़रों में नीरज के लिए और ज़्यादा तिरस्कार भर गया। वह पहले आरव को बचाने के लिए लोगों को भेजना चाहती थी, लेकिन नीरज ने मना कर दिया था। और अब देखो, उसमें सच स्वीकार करने की हिम्मत तक नहीं थी। मर्द नहीं है, सुंदर महिला ने धीरे से बुदबुदाया। नीरज का चेहरा लाल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आरव ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ उस सुंदर महिला से बातें करने लगा। पास खड़ी सुनैना भी उस महिला के प्रति काफी विनम्र थी। आरव ने उससे पहले मुश्किल से ही बात की थी, उन्होंने सिर्फ 2 बार उसे शरण दी थी, इसलिए आरव उसका नाम तक नहीं जानता था। महाराज, मेरा नाम शिमो है, सुंदर महिला ने कहा। इतनी औपचारिकता मत करो, अपने घर जैसा समझो। आरव मुस्कुराया। शिमो कितना सुंदर नाम है। इसके बाद उसने सुंदर महिला को रुकने का निमंत्रण दिया और पूछा कि क्या वह स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में कुछ दिन और रहना चाहेगी। आरव को लगा था कि वह मना कर देगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, तब मैं महाराज को कष्ट दूंगी। ओह, कोई कष्ट नहीं। नीरज, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर हरी टोपी रख दी गई हो। जय और नीरज भी आखिरकार चले गए। असल में नीरज उस सुंदर महिला को साथ लाया था ताकि आरव से संबंध बेहतर बना सके। आखिर उस महिला ने आरव की मदद की थी, इसलिए बात करना आसान होता। लेकिन अब महिला खुद यहीं रुक गई। कुछ अन्य शाही परिवारों के लोग भी अभी तक नहीं गए थे। वे सब आरव को प्रणाम करके चले गए। जहां तक ब्लू प्रीफेक्चर के राजा और फ्रॉस्टी प्रीफेक्चर के पूर्वज व राजा की बात थी, वे अब भी यहीं थे और आरव के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को भेज दिया गया था। तब आरव ने उन तीनों को देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि इन दोनों राज्यों के शाही परिवार पूरी तरह खाली नहीं छोड़े जा सकते। रोहित उपस्थित। रोहित भारी स्वर में बोला। वह कभी गया ही नहीं था और हमेशा पास में मौजूद था। रोहित ने खुद आरव से कहा था कि उसे पूरे नाम से पुकारा जाए। उसकी स्थिति बाकी लोगों से अलग थी। उसे मंदिर का प्रबंधन और व्यवस्था भी संभालनी थी। कुछ लोगों को चुनो और बाबेरियन एम्परर स्टेट तथा टायरेंट एम्परर स्टेट की सत्ता संभालने भेजो। शाही शक्ति का हस्तांतरण पूरा होने के बाद इन्हें छोड़ देना, आरव ने कहा। जी, रोहित ने तुरंत स्वीकार किया। बाबेरियन एम्परर स्टेट के पूर्वज और राजा ने राहत की सांस ली। ओवरलॉर्ड एम्परर स्टेट के राजा ने भी राहत महसूस की। रोहित उन्हें ले जाने ही वाला था। रुको, आरव को अचानक कुछ याद आया। बाबेरियन एम्परर स्वॉर्ड और ओवरलॉर्ड एम्परर स्वॉर्ड कहाँ हैं? महाराज, बाबेरियन एम्परर स्वॉर्ड यहाँ है। बाबेरियन एम्परर स्टेट के बूढ़े पूर्वज ने अपनी स्टोरेज बैग से एक सुनहरी ड्रैगन लॉन्गसॉर्ड निकाली और सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा दी। उस तलवार पर बाबेरियन एम्परर स्टेट का नक्शा और उसकी ऊर्जा प्रवाह अंकित था। आरव की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे पता था कि चाहे वो बाबेरियन एम्परर स्वॉर्ड निकालकर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी जोड़ ले, फिर भी आरव का मुकाबला नहीं कर सकता। आरव ने बाबेरियन एम्परर स्वॉर्ड लिया और संतोष से सिर हिलाया। महाराज, ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड शाही महल में है, ब्लू प्रीफेक्चर के पूर्व राजा ने सम्मान से कहा। तो किसी को जाकर लाने दो, आरव ने कहा। जी, रोहित ने उत्तर दिया। इसके बाद आरव ने इस मामले में और दखल नहीं दिया। बाकी सब रोहित और राज पर छोड़ दिया गया। राज द्वारा दिए गए परतों के अनुसार लोकेश उन रिलीज कैलमिटी रेल्म विशेषज्ञों के ठिकानों पर गया और आसानी से उन सबको दबा दिया। और हर राज्य में इतना बड़ा हंगामा किया गया कि पूरी दुनिया को इसकी खबर हो गई। सम्राट सिंहासन पर बैठ चुका था। उस क्षण से कोशा की दुनिया बदल गई। सबको पता चल गया कि अब असली सत्ता किसके हाथ में है। ये कोशा के सभी जीवों के लिए एक चेतावनी भी थी, ताकि वे कोई ऐसा काम न करें जो खुद उनके विनाश का कारण बने। रोहित ने हेवनली गॉड पैलेस के कई एल्डर्स और अन्य शक्तिशाली लोगों को साथ लेकर विभिन्न राज्यों का निरीक्षण शुरू किया। रोहित पहले से ही प्रसिद्ध था और मानव जाति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। उसकी दमनकारी शक्ति बेहद भयानक थी।
इसके बाद कोशा के सभी बड़े राज्यों के सारे संसाधन और स्पिरिट स्टोन्स शाही परिवार को सौंपे जाने थे और फिर शाही परिवार उन्हें दोबारा बांटने वाला था। इसके अलावा कोई भी संप्रदाय या शक्ति अपने संसाधन और ताकत अपने पास नहीं रख सकती थी, सब कुछ शक्ति बढ़ाने में लगाया जाना था। ये जातियों, संप्रदायों और परिवारों के लिए बहुत भयानक था, लेकिन स्वतंत्र कल्टिवेटर्स और सामान्य कल्टिवेटर्स बेहद खुश थे। हर किसी के अपने अवसर होते हैं और व्यक्तिगत संसाधन उसी व्यक्ति के माने जाते थे। इसलिए कई संप्रदायों और परिवारों को पहले ही खबर मिल गई और उन्होंने अपने संसाधन पहले से ही अपने महत्वपूर्ण लोगों में बांट दिए। इस घटना ने रोहित को गुस्से से भर दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आखिर में वे केवल आरव से सलाह लेने गए और पूछा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। लेकिन आरव शांत बना रहा। उसने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सब आरव पहले से ही सोच चुका था। ऊपर से नीति आती है तो नीचे से उसका जवाब भी तैयार हो जाता है। यही सिद्धांत है और यह हर जगह मौजूद है। किसी भी हाल में बाहरी दुनिया का हेवनली क्लाउड पहले ही समाप्त किया जा चुका था। अब 9 प्रोविंसेस के भीतर 10,000 वर्षों की महाविपत्ति के बारे में खुलकर बात की जा सकती थी। इसके बाद आरव का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। वह कोशा के लोगों को सच्चाई बताने वाला था। और कोशा में अब केवल युद्ध होगा, न भागने का रास्ता होगा, न छिपने का। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान हर राज्य के शाही परिवारों ने अपने अपने राज्यों के सारे संसाधन और स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करके दोबारा बांटे। आरव को 6 और गोल्डन ड्रैगन लॉन्ग सॉर्ड्स भी मिल गए। अब कुल 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स थे। ये हेवनली गॉड स्टेट को छोड़कर बाकी 8 राज्यों के अनुरूप थे। ये लॉन्ग सॉर्ड्स उन महान राज्यों की मूल शक्ति से जुड़े हुए थे और उन्हीं राज्यों की फॉर्चून से बने थे। लेकिन असल में इनका एक और उपयोग भी था, मंदिर के भीतर। महाराज, आप क्या करने वाले हैं? राज ने आश्चर्य से पूछा। बाकी लोग भी पास ही मौजूद थे। तब आरव ने 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स और एम्परस सेप्टर निकाल लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आरव क्या करने वाला है। कोशा को इसकी सख्त जरूरत है, आरव ने खुद से बुदबुदाया और फिर आसमान में उड़ गया। एम्परस सेप्टर उसके पीछे पीछे चला और 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स भी तेजी से उसके साथ हो लिए। आरव आसमान में ऊंचाई पर खड़ा होकर 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स को देखने लगा। उसकी नजरें बेहद तेज हो गईं। 8 लॉन्ग सॉर्ड्स हल्के हल्के कांपने लगे। ये सब 9 प्रोविंसेस के लिए है, आरव बुदबुदाया। उसकी बात सुनकर 8 लॉन्ग सॉर्ड्स जैसे जीवित हो उठे और लगातार कांपने लगे। वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें अनिच्छा और क्रोध था। कोशा की धरती अनगिनत वर्षों तक गुलाम रही थी। हर 10,000 वर्षों में खून की नदियां बहती थीं। वे 8 राज्यों की पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों से जुड़े हुए थे, इसलिए सब कुछ अच्छी तरह जानते थे। वे भी नहीं चाहते थे कि कोशा की भूमि बाहरी दुनिया के दानवों द्वारा अरौंदी जाए। उस दिन कोशा ने आखिरकार एक मोड़ देखा। टूट जाओ, आरव ने धीमे स्वर में कहा। 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स बीच से टूट गए। जैसे ही वे टूटे, उनके भीतर से 8 विशाल गोल्डन ड्रैगन्स बाहर निकले। हर गोल्डन ड्रैगन 10,000 फीट लंबा था। कुछ गोल्डन ड्रैगन्स बेहद चमकदार थे, जबकि कुछ फीके और निस्तेज थे। ये फॉर्चून ड्रैगन्स थे जो 8 राज्यों की फॉर्चून के अनुरूप थे। स्वर्ग की लगाम को पकड़ो और स्पिरिट डेस्टिनी को पुनर्स्थापित करो, आरव बुदबुदाया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और बाउंडलेस डिवाइन पर्ल से दिव्य प्रकाश निकल पड़ा। 8 गोल्डन ड्रैगन्स से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। वे मंदिर के ऊपर मंडराने लगे। उनकी सुनहरी रोशनी ने पूरे मंदिर और यहाँ तक कि हेवनली टेम्पल के पूरे क्षेत्र को ढक लिया। वो क्या है? 8 राज्यों के रॉयल टोकन्स के भीतर मौजूद ऑस्पिशियस ड्रैगन बीस्ट्स। महाराज, क्या महाराज मृत्यु तक लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये अगर हम हार गए तो भविष्य का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जमशेद और राज स्तब्ध रह गए। बाकी लोग असली बात नहीं जानते थे, लेकिन वे दोनों अच्छी तरह समझते थे कि आरव क्या कर रहा था। 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स 8 राज्यों की फॉर्चून से जुड़े हुए थे। उन्हें तोड़कर 8 राज्यों की डेस्टिनी सक्रिय की जा सकती थी। इसके अलावा अब गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स 8 राज्यों में नहीं थे। इससे धरती और पर्वतों के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ेगी और नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अगर इसे रोका न गया तो निकट भविष्य में 8 राज्यों की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन शिखर के बाद पतन आता है।
और अंत में स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीशन का युग आ जाएगा। अगर उस समय ड्रैगन वेन फॉर्चून को दोबारा भरने का तरीका नहीं मिला तो आठों राज्य अबैंडन्ड स्टेट्स बन जाएंगे। वे जयपुर प्रीफेक्चर से भी बदतर हो जाएंगे। ऊंचे आसमान में जयपुर प्रीफेक्चर के अनुरूप गोल्डन ड्रैगन अब बेहद फीका और निस्तेज था। यह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के अत्यधिक उपयोग का परिणाम था। महाराज, यह अंतिम युद्ध है। अगर कोशा हार गया तो कोई भविष्य नहीं बचेगा। हेलो गाइस, ये हमारा एप्लीकेशन है सागा सीरीज़, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहीं पर हम लोग डेली एपिसोड देंगे जो कि अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं इसके आगे के। और इसको आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, और जो लोग एप्पल के डिवाइस यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैं आगे चल के दूँगा, अभी इसका बना नहीं है। वेबसाइट पे मैक्सिमम पढ़ने को मिल जाएंगे आपको एप्पल वालों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग सागा सीरीज़ डाउनलोड करो जाके। इसमें आपको 4 सीरीज़ मिल जाएंगी अभी इस टाइम पे। रूथलेस गढ़जमाई, हिडन योद्धा, मिलीनियर मैजिकल योद्धा, जिसकी अभी वर्क चल रहा है। हिडन योद्धा और मिलीनियर मैजिकल योद्धा और रूथलेस गढ़जमाई का बैक टू बैक मैं अपलोडिंग करता रहूँगा। ठीक है, पुराने एपिसोड्स होंगे जो कि डेली का 10-20 एपिसोड अपलोड होते रहेंगे। एपिसोड 1 से दोबारा डबिंग करके पूरा सब कुछ अपलोड कर दूँगा, जिसको पुराने एपिसोड सुन सकता है। और बाकी इसमें सिर्फ और 4 सीरीज़ हैं, बाकी डमी डाटा है। ठीक है, डमी डाटा है बाकी सीरीज़, रूथलेस गढ़जमाई और मिलीनियर मैजिकल योद्धा और हिडन योद्धा। और एक नई स्टोरी मैं कल डाल दूँगा जो कि एकदम नई होगी, यूट्यूब पे भी आएगी और वहाँ पर भी आएगी, प्रमोशन के लिए यूट्यूब पे आएगी। बाकी कंटिन्यू हम लोग यहीं करेंगे और अच्छी वॉइस रहेगी। ठीक है, कल आप लोग देख लेना नई सीरीज़। और इसमें जो लोग फ्री में अनलॉक करना चाहते हो, इसमें मेंबरशिप भी है और फ्री भी है। तो फ्री में आप लोग को ऐड देखने पड़ेंगे, सिर्फ 2 ऐड से आपको 30 मिनट का कंटेंट मिल जाएगा पूरा। इसमें 30 मिनट तक कोई ऐड नहीं आएंगे, आपको खाली रिवॉर्ड ऐड जाके देखना पड़ेगा। और जो ऐड सब कुछ समझने के बाद रोहित ने भारी स्वर में कहा, सबसे ऊंचे स्वर्ग तक उड़ो। जाओ। आरव ने धीमे स्वर में आदेश दिया। आठों गोल्डन ड्रैगन्स गर्जना करते हुए उड़ गए और 9 प्रोविंसेस की ओर बढ़ गए। मानव क्षेत्र आसमान पहले साफ और नीला था, लेकिन अचानक वह चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से भर गया। 10,000 फीट लंबा एक गोल्डन ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा और सुनहरी बारिश की तरह प्रकाश बिखेरने लगा जो धरती को पोषित कर रही थी। वो क्या है? द एमन रेस का ड्रैगन? नहीं नहीं, वो कोई भ्रम है। अनगिनत इंसान हंगामे में पड़ गए। गोल्डन ड्रैगन से टपकती सुनहरी बारिश जब उनके शरीर पर पड़ी तो सभी जीवों को ताजगी महसूस हुई। ये मुझे लग रहा है कि मेरे कल्टिवेशन बॉटलनेक में ढील आ गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी क्षमता बढ़ गई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले से ज़्यादा सघन हो गई है? गोल्डन ड्रैगन से गिरने वाली सुनहरी बारिश में 8 राज्यों की फॉर्चून शामिल थी। जिस किसी पर भी वह बारिश पड़ती उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी एसेंस और मैरो शुद्ध हो गई हो और उसका पुनर्जन्म हो गया हो। गोल्डन ड्रैगन तेजी से पूरे मानव क्षेत्र के ऊपर घूमता हुआ डेमन और मॉन्स्टर रेसेस की ओर बढ़ गया। डेमन और मॉन्स्टर रेसेस के जीवों के साथ भी वही हुआ। गोल्डन ड्रैगन से निकलने वाली सुनहरी बारिश में नहाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया हो। डीमंस पूरी तरह स्तब्ध थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरा डेमन रेस हंगामे में था। गोल्डन ड्रैगन को देखने वाले सभी जीव घुटनों के बल झुककर उसकी पूजा करने लगे। धन्यवाद ड्रैगन गॉड, ये जरूर ड्रैगन गॉड होगा। ड्रैगन गॉड हमारे डेमन रेस को आशीर्वाद दे रहा है। ड्रैगन और फीनिक्स डेमन रेस के भीतर पवित्र और अछूते प्राणी माने जाते थे। गोल्डन ड्रैगन को प्रकट होते और सुनहरी बारिश बरसाते देखकर वे खुशी से पागल हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका नया जन्म हुआ हो। 8 गोल्डन ड्रैगन्स पूरे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में फैलने के बाद बाकी 8 महाद्वीपों की ओर बढ़ गए। हर महाद्वीप के ऊपर एक चमकदार गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। गोल्डन ड्रैगन्स ने सुनहरी बारिश बरसाई जिसने अनगिनत जीवों के शरीर को शुद्ध कर दिया। ये प्रक्रिया पूरे 3 दिनों तक चली। 9 प्रोविंसेस के अनगिनत जीवों ने गोल्डन ड्रैगन्स की आकृति देखी। पूरा संसार हंगामे में पड़ गया और पूरा देश कांप उठा। अनगिनत लोग अपनी प्रतिभा बढ़ने और बॉटलनेक्स टूटने की खुशी में डूब गए। मैं आरव हूँ, 9 प्रोविंसेस का ह्यूमन एम्परर। 9 प्रोविंसेस जल्द ही एक महान महाविपत्ति का सामना करने वाला है।
बाहरी दुनिया के शक्तिशाली जीव अचानक प्रकट होंगे और हमारे लोगों का संहार करेंगे। वे हमें तुच्छ चींटियों की तरह रौंदेंगे। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? तारों भरे आकाश में, धरती पर, पर्वतों पर, नदियों पर आरव की आवाज़ जैसे हर जगह से आ रही थी और 9 प्रोविंसेस के सभी जीवों के कानों में गूंज रही थी। ह्यूमन एम्परर महाराज, 9 प्रोविंसेस की महान महाविपत्ति, बाहरी दुनिया के शक्तिशाली जीव, इसका क्या मतलब है? पूरा संसार हंगामे में था। सर्वोच्च विशेषज्ञों को छोड़कर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। लेकिन उनके दिलों में क्रोध फैलने लगा, असीम क्रोध। कोशा के जीव एक समूह है, फिर भी बाहरी दुनिया के शक्तिशाली लोग उन्हें रौंदते हैं और चींटियों की तरह देखते हैं। ये भावना अनगिनत जीवों के दिल में गूंज उठी। वे विरोध करना चाहते थे। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लंबी चुप्पी के बाद 9 प्रोविंसेस में अनगिनत जीवों की गर्जना गूंज उठी। वह आवाज़ पूरे कोशा के हर क्षेत्र में फैल गई, यहाँ तक कि दूर डेमन रेल्म में भी विरोध की गर्जनाएं गूंज रही थीं। मैं स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करता। सब लोग चिल्लाओ, सुन रहे हो? नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। बूढ़े शेर ने अपने बेटे की ओर देखा, आह भरी, और गरजा। नहीं। डेमन रेल्म की गहराइयों में डेमन इमॉर्टल अपनी गुफा में खड़ा था। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। काफी देर बाद उसने आह भरी और फिर गरजा। नहीं। बाकी पुराने मॉन्स्टर्स और एंशिएंट डीमंस भी बोल उठे। डेमन रेस स्पैरो एंसेस्टर, फोनिक्स एंसेस्टर और गोल्डन स्केल एंसेस्टर जैसे एंशिएंट बीइंग्स भी गुस्से से दहाड़ उठे। कोई भी जीव गुलाम नहीं बनना चाहता। वे अपनी किस्मत बाहरी लोगों के हाथों में सौंपना नहीं चाहते थे, खासकर वे जो सर्वोच्च शक्ति रखते थे। विद्रोह की आवाजें पूरे संसार में गूंज उठीं। पर्वत, नदियां और तारे तक कांप उठे। आरव मंदिर के ऊपर शून्य में खड़ा था और इन विद्रोही आवाजों को सुन रहा था। उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। कोशा के जीवों में अब भी साहस मौजूद था। तो फिर कोशा में अब भी उम्मीद बाकी थी। 9 प्रोविंसेस के लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। आरव की आवाज एक बार फिर 9 प्रोविंसेस के सभी जीवों के कानों में पहुंची। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसी क्षण पूरे 9 प्रोविंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी फट पड़ी। एक भयानक स्पिरिचुअल पावर फैल गई और पूरे कोशा को ढक लिया। 9 प्रोविंसेस की स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक पहले से 3 गुना ज्यादा सघन हो गई। कोशा के लोग बेहद उत्साहित हो गए। वे जानते थे कि यह जरूर ह्यूमन एम्परर महाराज का उपहार है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। अनगिनत जीवों की पुकार पूरे संसार में गूंज उठी। वे रोमांचित थे। लेकिन जमशेद और राज सच्चाई जानने के बाद कड़वे चेहरे के साथ खड़े थे। आपने 9 प्रोविंसेस की जड़ तक जला दी महाराज। आपने अपना खुद का पीछे हटने का रास्ता भी काट दिया। कोशा की मूल शक्ति जल रही थी। इसका मतलब था कि कोशा का कोई भविष्य नहीं बचेगा। उसके विनाश के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। वह अनगिनत भविष्य की जिंदगियों को जलाकर थोड़े समय के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट पैदा कर रहा था। महाराज, यह एक निराशाजनक जुआ है, जमशेद ने आह भरते हुए कहा। वह समझ गया था कि आरव क्या करने वाला है। लेकिन बस, महाराज अपना निर्णय खुद लेंगे। ठीक है। राज ने सिर हिलाया। रोहित और बाकी लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे, लेकिन वे सभी समझ गए थे कि मामला कितना गंभीर है। लगता है आरव ने बहुत बड़ा काम कर दिया था। कोशा के जीव लगातार गर्जना कर रहे थे। यहाँ तक कि मंदिर की सीमा के भीतर मौजूद शक्तिशाली लोग भी पूरी ताकत से दहाड़ रहे थे। आरव शून्य में खड़ा होकर गहरी सांस छोड़ने लगा। उसके सामने मौजूद एम्परस सेप्टर की सुनहरी रोशनी काफी मंद पड़ चुकी थी। तुमने मेहनत की, आरव बुदबुदाया। सेप्टर हल्का सा हिला और फिर गायब हो गया। अभी आरव ने उसी सेप्टर की शक्ति का उपयोग करके अपनी आवाज पूरे 9 प्रोविंसेस में पहुंचाई थी। लेकिन 8 गोल्डन ड्रैगन सॉर्ड्स को नष्ट करना और 8 राज्यों की फॉर्चून को मुक्त करना उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा खर्च कर चुका था। 9 प्रोविंसेस के ऊपर बाकी 8 राज्यों की नींव पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 10,000 वर्षों की महाविपत्ति का परिणाम चाहे जो भी हो, हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित होंगे। बाकी 8 राज्य वेस्टलैंड बन जाएंगे। वे जयपुर स्टेट से भी ज्यादा बंजर हो जाएंगे। ये कीमत बेहद भयानक थी, लेकिन आरव डरा नहीं। अगर कोशा लड़ने को तैयार न हो और कार्रवाई करने में हिचकिचाए, तो इस 10,000 वर्षों की महाविपत्ति को लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था।
सीधे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उसने इस पर चर्चा करने का भी इरादा नहीं किया। उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, बस यही एक रास्ता था। मंदिर लौटने के बाद आरव ने राज, रोहित और बाकी लोगों को काम सौंपे। 8 राज्यों की निगरानी की जिम्मेदारी ग्रैंडपा को सौंपी जाएगी, आरव ने रोहित की ओर देखते हुए कहा। जब आसपास कोई और नहीं होता तब भी आरव उसे ग्रैंडपा कहकर बुलाता था। जी महाराज, रोहित ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार किया। राज, वे बूढ़े लोग जो पहले लड़ाई से बच रहे थे, उन्हें अच्छी तरह चेतावनी दो। अगर किसी के मन में अब भी युद्ध से भागने का विचार है और बार बार आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। जी, राज ने तुरंत स्वीकार किया। जमशेद 9 प्रोविंसेस की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों का प्रशिक्षण और तेज करो, कोई कसर मत छोड़ना और मंदिर के नीचे मौजूद सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करना, आरव ने कहा। जी, जमशेद ने सिर झुकाया। पूर्व ह्यूमन एम्परर ने हेवनली गॉड टेम्पल के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन छोड़ रखे थे। आरव भी रोहित के साथ वहां गया। अब जबकि आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था, वह अंडरग्राउंड पैलेस की बंदिशों को तोड़ सकता था और भीतर छिपे अनगिनत संसाधनों और खजानों को फिर से दुनिया के सामने ला सकता था। इसके बाद आरव ने और भी कई आदेश जारी किए। आरुण, गोलू और बाकी लोग अब आरव के आदेशों का पालन कर रहे थे। अगर आरव चाहता तो वह डेमन या मॉन्स्टर रेस के किसी भी सुप्रीम एक्सपर्ट को आदेश दे सकता था। उदाहरण के लिए गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर हर कुछ दिनों में आता और अत्यंत सम्मान से पेश आता। लेकिन आरव को अब भी लगता था कि ये लोग ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके बाद आरव ने आदेशों की लंबी श्रृंखला जारी की। 9 प्रोविंसेस के सभी अल्केमिस्ट्स को इकट्ठा किया जाए और यूनिफाइड एलोकेशन के तहत स्ट्रैटेजिक एलिक्सियर्स तैयार किए जाएं। वेपन रिफाइनर्स को भी इकट्ठा किया जाए। ये कहा जा सकता था कि आरव ने बहुत दूर तक सोच लिया था। उसने फॉर्मेशंस तक के पहलू पर विचार कर लिया था। एक बड़े युद्ध की शुरुआत के लिए विशाल संसाधनों की जरूरत होती है और कल्टिवेशन के लिए भी संसाधन चाहिए। कहा जा सकता था कि आरव ने अगले 300 वर्षों का पूरा उपयोग कैसे करना है, इसकी पूरी योजना बना ली थी। राज और जमशेद ने एक दूसरे की ओर देखा, हालांकि दोनों ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बातचीत कर रही थीं। जब उन्होंने देखा कि आरव ने सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित कर लिया है तो वे राहत महसूस करने लगे। वरना उन्हें सच में डर था कि 9 प्रोविंसेस पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और फिर कभी उजाला नहीं देख पाएगा। इन सब कदमों को पूरा करने के बाद आरव एकांत साधना में चला गया। वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, लगातार और अधिक शक्तिशाली। आरव मंदिर के सीक्रेट चेंबर में पहुंचा। यह व्यवस्था काम करेगी, आरव बुदबुदाया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे और अंत में उसने कड़वी मुस्कान दी। निम्न स्तर की युद्ध शक्ति युद्धभूमि पर कैनन फॉडर तक नहीं मानी जाती। जब 10,000 वर्षों का महायुद्ध शुरू होगा तब स्थिति ऐसी होगी जिसकी आरव केवल कल्पना कर सकता था। लेकिन ये सब अभी करना जरूरी था, कोशा के लिए और अपने अस्तित्व के लिए, आरव ने खुद से कहा। फिर उसने आंखें बंद की और अपनी आत्मा को स्टार चार्ट में भेज दिया। स्टार चार्ट के भीतर मौजूद अनगिनत तारों को देखकर आरव की युद्ध भावना भड़क उठी। आओ, आरव गरजा, बूम बूम। इसके बाद आरव ने स्टार चार्ट के भीतर मौजूद विभिन्न तारों को तोड़ना शुरू कर दिया। वह पहले ही रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म तक पहुंच चुका था। यह उसी रेल्म की कल्टिवेशन टेक्निक थी। आरव को ये कल्टिवेशन टेक्निक पहले ही मिल चुकी थी। स्टारी ब्रीदिंग टेक्निक, हाई ग्रेड सेंट रैंक। आधा दिन बाद आरव ने लगातार 61 तारों को तोड़ दिया। जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गया तब तक नहीं रुका। फिर उसने स्टारी स्काई ब्रीदिंग मेथड का अध्ययन शुरू किया। प्राचीन मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की नींव ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। आरव बुदबुदाया। उसके शरीर के भीतर मौजूद एनलाइटनमेंट सीड हरी रोशनी छोड़ रहा था जो उसके चारों ओर घूम रही थी। सांस लेना और छोड़ना, यही सभी टेक्निक्स की उत्पत्ति थी। तारे बदलते हैं और कॉन्स्टेलेशंस घूमते हैं। स्टारी ब्रीदिंग टेक्निक, ये टेक्निक अनगिनत वर्षों से खो चुकी थी। हर सांस के साथ यह स्वर्गीय तारों की शक्ति को सक्रिय कर सकती थी। अनजाने में तारों की शक्ति व्यक्ति की रक्षा भी करती थी। ये कल्टिवेशन करते समय स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करने और स्वर्ग व पृथ्वी की शक्ति को महसूस करने की क्षमता को अत्यंत उत्कृष्ट बना देती थी। बहुत शक्तिशाली नहीं, बेहद शक्तिशाली, आरव ने आह भरी। इस टेक्निक का रिकॉर्ड बेहद विस्तृत था।
यहाँ तक कि उसकी उत्पत्ति तक दर्ज थी। लेकिन ये टेक्निक साधना करने में बहुत कठिन और अत्यंत भयावह थी, इसलिए अंततः इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये केवल कुछ शक्तिशाली वंशों में ही मिलती थी। इसी कारण आरव स्टार चार्ट की गहराई देखकर और भी चकित हो गया। उसमें इस स्तर की कल्टिवेशन टेक्निक तक मौजूद थी। हाई ग्रेड सेंट लेवल टेक्निक रिलीज फ्रॉम कैलामिटी रेल्म के लिए सबसे शक्तिशाली टेक्निक। आरव स्टार चार्ट के भीतर लगातार साधना करने लगा। समय तेजी से बीत गया। 1 वर्ष गुजर गया। इस दौरान आरव ने एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा। उसकी कल्टिवेशन लेवल रिलीज फ्रॉम कैलामिटी रेल्म की तीसरी परत के शिखर तक पहुंच गई। बस अफसोस की बात ये थी, बाकी बचे हजारों एंशंट आर्टिफैक्ट्स भी पूरी तरह रिफाइन हो चुके थे। अब डेमन रेल्म की यात्रा करने का समय आ गया है। आरव बुदबुदाया। उसके भीतर आत्मविश्वास उमड़ रहा था। सीक्रेट चेंबर से बाहर निकलते समय आरव से भयानक और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसका हर कदम मानो स्वर्ग की शक्ति लेकर चल रहा था। आरव ने कड़वी मुस्कान दी और अपनी आभा छिपा ली। स्टारी ब्रीदिंग टेक्निक इसने आरव को अविश्वसनीय बढ़त दी थी। आरव मंदिर पहुंचा और राज तथा रोहित को आदेश दिए। उसने उन्हें अपने लिए एंटीक्स इकट्ठा करने को कहा। उसे हर वो चीज़ चाहिए थी जो दुर्लभ हो, पुरानी हो या इतिहास रखती हो। दोनों ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और बिना सवाल किए उसे पूरा करने निकल गए। 9 प्रोविंसेस में ये कोई रहस्य नहीं था कि आरव को पुराने आर्टिफैक्ट्स बेहद पसंद थे। असल में बहुत से लोग लंबे समय से संदेह कर रहे थे कि आरव की तेजी से बढ़ती शक्ति शायद उन्हीं एंशंट आर्टिफैक्ट से जुड़ी है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि आरव ने कुछ आर्टिफैक्ट से एंशंट इनहेरिटेंसेस प्राप्त किए हैं। ये आदेश देने के बाद आरव ने शून्य को चीर दिया और डेमन रेल्म की गहराइयों की ओर निकल गया। डेमन रेल्म की गहराइयों में, बिग ब्रदर, मुझे आपकी याद आ रही है। शेरा उदास होकर दूर क्षितिज को देख रहा था। पास में बूढ़े शेर ने आह भरी। मेरे बेटे, क्या तुमने अपने पिता के साथ काफी समय नहीं बिताया? बहुत समय हो गया। नहीं नहीं डैड, गलत मत समझिए। शेरा ने जल्दी से सिर हिलाया। आरव को गए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। तब शेरा को याद आया, आरव की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। पहले भी वह कई बार लगभग भूखा मर गया था। पास में माइटी बुल डेमन क्लैन के कई गार्ड्स जमीन पर पड़े थे। उनके हाथ पैर कटे हुए थे। उनके अंग धीरे धीरे वापस उग रहे थे, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी थी। जल्दी ठीक हो जाओ, इतना सुस्त मत बनो। बूढ़ा शेर गरजा और अपना गुस्सा निकालने लगा। जी। ये सुनते ही माइटी बुल डेमन क्लैन के गार्ड्स घबरा गए और तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके कटे अंगों को बहाल करने लगे। क्या बूढ़ा शेर लिटिल गोल्ड की सोच नहीं समझ सकता था? वे इस अभिशप्त जगह में 1 साल से बंद थे, कोई भी परेशान हो जाता। पिछले 1 साल में बूढ़ा शेर काफी खुश रहा था, शेरा ने उसे बताया था। आरव को स्पिरिट मीट खाना बहुत पसंद था, लेकिन वह अलग था। उसने बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट पाल रखे थे और जब चाहे उन्हें खा सकता था। फिर उनके अंग ठीक होने दो और दोबारा खाओ। जब बूढ़े शेर को इस रिसोर्स रिसाइकलिंग मेथड के बारे में पता चला तो वह पछतावे से भर गया। वह अनगिनत वर्षों तक भूखा रहा था। अगर उसे पहले से ये तरीका पता होता तो वह यहाँ भटक कर आने वाले जीवों को इतनी आसानी से खा नहीं जाता। उन्हें पालकर धीरे धीरे खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता? क्या वो स्वादिष्ट नहीं था? हिस। उसी समय एक स्पेशल रिफ्ट प्रकट हुई। बूढ़े शेर ने भौहें सिकोड़कर उधर देखा। बहुत समय हो गया। आरव ने शेरा की ओर देखा। बिग बिग ब्रदर, वाह, आपको आखिरकार मेरी याद आ गई। शेरा खुशी से पागल हो गया और आंसू बहाते हुए आरव की ओर दौड़ा। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम और तुम्हारे पिता साथ में ज्यादा समय बिताओ। आरव मुस्कुराया। जब बूढ़े शेर ने आरव को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। इतना शक्तिशाली, हालांकि सामने वाले ने अपनी आभा काफी हद तक छिपा रखी थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि वह कितनी भयावह थी। माइटी बुल डेमन क्लैन के गार्ड्स ने आरव को देखा तो डर से कांप उठे। वे चुपचाप अपने अंगों को ठीक करते रहे। बिग ब्रदर, हम कब जा रहे हैं? शेरा ने जल्दी से पूछा। लेकिन इतना कहने के बाद उसने चुपके से पीछे मुड़कर बूढ़े शेर की ओर देखा। फादर, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, बाद में आपसे मिलने वापस आऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। बूढ़े शेर ने असहाय होकर आह भरी। आरव ने कड़वी मुस्कान दी। ये शेर, सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं।
इस बार हम सब साथ चलेंगे, आरव ने कहा। लिटिल गोल्ड और बूढ़ा शेर दोनों स्तब्ध रह गए और आरव की ओर देखने लगे। आरव की कलाई पर मौजूद बाउंडलेस डिवाइन पर्ल से दिव्य प्रकाश निकला, फिर उसने ऑल्टर की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, खुल जाओ। कड़क कड़क ऑल्टर से चकाचौंध भरी रोशनी निकली और बूढ़े शेर को बांधने वाली जंजीरें टूट गईं। मैं आज़ाद हो गया। बूढ़ा शेर बेहद उत्साहित हो गया और आसमान की ओर पागलों की तरह दहाड़ने लगा। हा 70,000 साल, मुझे पूरे 70,000 साल कैद रखा गया। आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। 70,000 साल, यह अकेलेपन और वीरानी का एहसास ऐसा था जिसे सामान्य लोग कभी समझ ही नहीं सकते। अब वनराज आखिरकार मुक्त हो चुका था। पिताजी। शेरा भी बेहद उत्साहित था, अब उसके पिता आज़ाद हो चुके थे। आरव शून्य में शांत खड़ा था। ऑल्टर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी और जंजीरें धीरे धीरे धूल में बदल रही थीं। बूढ़े शेर की डिवावरिंग ईवल और लगातार बढ़ रही थी, उसकी शक्ति ऊंची और ऊंची उठ रही थी। बूम! उसके शरीर से भयानक दबाव फैल गया। यह आभा रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म को पार कर चुकी थी और लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंच गई थी। पास में कटे अंगों वाले गार्ड्स डर से कांप उठे। वह बूढ़ा राक्षस बहुत भयानक था। शुरुआती उत्साह के बाद बूढ़ा शेर धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लड़के, तुम सच में मुझे ऐसे ही जाने दोगे? बूढ़े शेर ने आरव की ओर देखा। हे कोई बात नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। हे तुम अच्छे इंसान हो, चिंता मत करो। मैं तुम्हें या तुम्हारे आसपास के लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन कोशर के बाकी सभी जीव मरेंगे और उस हरामी सम्राट के साथ दफन होंगे। बूढ़े शेर ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज में डरावनी हत्या की इच्छा भरी हुई थी। पिताजी। शेरा स्तब्ध रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका पिता 9 प्रोविंसेस और एम्परर से नफरत करता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज़ाद होते ही उसका पिता पूरे 9 प्रोविंसेस को नष्ट करने की योजना बना लेगा। हे मेरे बेटे, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मेरे 70,000 साल के अकेलेपन की कीमत पूरे 9 प्रोविंसेस के जीवों के खून से चुकाई जाएगी, बूढ़े शेर ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय उसकी दमनकारी आभा असीमित थी। डेमन रेल्म की गहराइयों की स्पिरिचुअल एनर्जी बेचैन हो उठी, स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। बूढ़ा शेर लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंच चुका था। वह पहले ही कोशा की सीमा को पार कर चुका था। अगर वह बाहर चला जाता तो पूरे कोशा में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हे तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो जाओगे? आरव उपहास से हंसा। तुम मुझे रोकना चाहते हो? बूढ़ा शेर चौंक गया। सामने वाले ने बिना किसी शर्त के उसकी सील तोड़ दी। ये अजीब था। ऐसा क्यों? उसकी क्या योजना थी? अगर कोई सामान्य इंसान उसे छोड़ता तो कम से कम कुछ शर्तें जरूर रखता, लेकिन सामने वाले ह्यूमन एम्परर ने कोई मांग ही नहीं की। मेरे अधीन रहो और परेशानी मत पैदा करो, वरना मैं तुम्हें फिर यहीं दबा दूंगा ताकि तुम कभी रोशनी न देख सको, आरव ने शांत स्वर में कहा। तुम ये सुनकर बूढ़ा शेर आग बबूला हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि कोशा अब भी पहले वाला कोशा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पुराने ह्यूमन एम्परर हो? तुम कोशिश करके देख सकते हो, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसकी अपनी आभा भी उभरने लगी। अगर उसने इस बूढ़े शेर को छोड़ने की हिम्मत की थी तो इसका मतलब था कि उसे भरोसा था कि वह इसे फिर से दबा सकता है। हे हा, घमंडी लड़के, क्या सिर्फ एम्परर बन जाने से तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो गए हो? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी औकात भूलना क्या होता है। बूढ़ा शेर गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी आभा कई गुना बढ़ गई। एक पल में आसपास का शून्य कांपने और विकृत होने लगा। लाइफ स्लेइंग रेल्म की आभा को वह सह नहीं पा रहा था। पिताजी, नहीं। शेरा घबरा गया और तुरंत आरव के सामने आकर खड़ा हो गया। हटो रास्ते से, बूढ़ा शेर गरजा। मैं बस इसे सबक सिखाऊंगा। चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं। ये भी नहीं चलेगा। लिटिल गोल्ड दहाड़ा, लेकिन वह बहुत कमजोर था। बूढ़े शेर की पूरी शक्ति के सामने वह डर से कांप रहा था। हट जाओ, सब ठीक है। इसी समय आरव शांत स्वर में बोला। बिग ब्रदर, अच्छा ठीक है। आखिरकार शेरा मान गया, क्योंकि अगर आरव ने ऐसा कहा है तो जरूर उसे भरोसा होगा। शेरा ने अपनी आंखों से आरव की वृद्धि देखी थी। हालांकि आरव दबंग था और कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसमें जीत का भरोसा न हो। आओ और लड़ो,
आरव ने शांत नजरों से बूढ़े शेर को देखा। हे हा लड़के, तुम में हिम्मत है। बूढ़ा शेर दहाड़ा। ऑल्टर की सप्रेशन हट चुकी थी, उसकी सील्स और शैकल्स भी टूट चुके थे, उसकी शक्ति अब भयावह रूप से विशाल थी। निगलो। बूढ़े शेर ने अपना विशाल मुंह खोला, उसके भीतर से असीमित सक्शन फोर्स निकली जो आसपास की हर चीज को उसके पेट में खींच लेना चाहती थी। जलो, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसके दाहिने हाथ में क्रिम्सन हेवन डेमन फ्लेम प्रकट हुई और धीरे धीरे एक नीली फ्लेमिंग स्वॉर्ड में बदल गई। जाओ, आरव ने हल्की आवाज में कहा। भनभनाहट के साथ नीली आग से भरी फ्लेमिंग लॉन्गसॉर्ड सीधे बूढ़े शेर के मुंह की ओर चली गई। बूढ़े शेर की नजरें तेज हो गईं, उसे उस नीली लॉन्गसॉर्ड से खतरे का एहसास हुआ। और उस तलवार की आभा उसे बहुत परिचित लगी। क्या यह वही नीली आग थी? उसे पहली मुलाकात याद आ गई जब आरव ने उसके मुंह को जला दिया था। इसलिए उसने तुरंत डिवॉर करना बंद कर दिया और आगे अब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसे डर नहीं लगा, उसने सीधे एक मुक्का फेंका। आरव अभी केवल रिलीज रेल्म के तीसरे स्तर पर था, वो उसे क्या नुकसान पहुंचा सकता था? बूढ़ा शेर अब भी घमंडी था, उसे लगा कि जब तक वह नीली आग को निगलेगा नहीं तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। बूढ़ा शेर स्तब्ध रह गया। उसका मुक्का पहले ही नीली लॉन्गसॉर्ड से टकरा चुका था। नीली फ्लेमिंग लॉन्गसॉर्ड पूरी तरह क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम से बनी थी और उसमें असीम फायर अट्रीब्यूट पावर भरी हुई थी। हालांकि बूढ़े शेर का शरीर बेहद शक्तिशाली था, फिर भी क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम से सीधी टक्कर में उसे भारी नुकसान हुआ। एक पल में उसका हाथ नीली आग में जल उठा। धिक्कार है, धिक्कार है। बूढ़ा शेर गुस्से से दहाड़ा, उसकी आभा फूट पड़ी और उसने नीली आग को झटकने की कोशिश की। लेकिन उसे पता चला वह लापरवाह हो गया था, ये बिल्कुल बेकार था। हालांकि डिवॉरिंग लायन क्लैन बेहद शक्तिशाली था और डिवॉरिंग पावर रखता था, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी थी। इसीलिए वह पहले चुप रहता था और आरव से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। और अब वह अपने फिजिकल बॉडी की ताकत से लॉन्गसॉर्ड को रोकना चाहता था। लेकिन उस फ्लेमिंग लॉन्गसॉर्ड की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अब मान गए, आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी आश्चर्य था। जब वो पहली बार रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में पहुंचा था तब क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम आसानी से उसी रेल्म के लोगों को मार देती थी, यहां तक कि डेमन इमॉर्टल जैसा बूढ़ा राक्षस भी कुछ ही सांसों में बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन ये बूढ़ा शेर अब भी जिद से लड़ रहा था। हालांकि उसकी हालत दयनीय थी, फिर भी हार के कोई संकेत नहीं थे। मानून, घमंडी लड़के। बूढ़ा शेर दहाड़ा, उसकी सुनहरी अयाल लाल हो गई और उसके शरीर से खून जैसी ऊर्जा फूट पड़ी। इस बूढ़े राक्षस ने सीधे अपनी एसेंस और ब्लड जला दी और अपनी प्राइमोर्डियल पावर से आरव से लड़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ी, उसके शरीर पर लगी नीली आग उसकी शक्ति से बुझने लगी। बहुत अच्छा, आरव नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुरा दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? बूढ़े शेर को आरव से अपमान महसूस हुआ। तुम जितने मजबूत हो मैं उतना खुश हूं। मुझे लगा था कि कोशा में अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा और अपनी ताकत को परखना मुश्किल होगा। तुम अच्छा अभ्यास बन सकते हो। आरव शांत स्वर में मुस्कुराया। तुम बूढ़ा शेर गुस्से से पागल होने वाला था। यह नया एम्परर पुराने वाले से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। लेकिन आरव सच कह रहा था। रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में पहुंचने के बाद पूरे 9 प्रोविंसेस में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बार 1 साल की एकांत साधना के बाद वह रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसे लगा था कि महाविपत्ति से पहले उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्र है कि यह बूढ़ा शेर मौजूद था। मर जाओ। बूढ़ा शेर दहाड़ा, उसकी आभा और भी भयावह हो गई और वह आरव पर टूट पड़ा। पिताजी, शेरा डर से चिल्लाया। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो वह टूट जाता। युद्ध। आरव गर्जा। जो क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम अभी बिखर गई थी वह दोबारा इकट्ठी होकर आरव के शरीर पर ब्लेजिंग आर्मर बन गई। आरव ने फीनिक्स टेक्निक का उपयोग नहीं किया, उसने केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से बूढ़े शेर से लड़ाई की। धड़ाम धड़ाम, बूम बूम। डेमन रेल्म की गहराइयों में धरती जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। युद्ध की शॉक वेव्स पूरे डेमन रेल्म तक फैल गईं और भूमि कांप उठी।
तुम पफ। बूढ़ा शेर बार बार खून उगल रहा था। आरव की शक्ति इतनी भयावह थी कि वह उसे सह नहीं पा रहा था। हे अब भी नहीं मानोगे। आरव उपहास से हंसा। हालांकि वह घायल था लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। और उसने अब तक अपने किसी ट्रम्प कार्ड का उपयोग भी नहीं किया था। वह केवल नंगे हाथों से बूढ़े शेर से लड़ रहा था। लड़के, तुम सोचते हो कि मुझे झुका लोगे? सपना देखते रहो। बूढ़ा शेर दहाड़ा और लड़ाई जारी रखी। पास में माइटी बुल डेमन क्लैन के गार्ड्स युद्ध की शॉक वेव से डरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। और शेरा वह पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि आरव और बूढ़ा शेर दोनों जानबूझकर उससे दूर लड़ रहे थे ताकि शेरा प्रभावित न हो। युद्ध चलता रहा। आधा दिन बाद बूढ़ा शेर पूरी तरह खून से लथपथ था। आरव ने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे और उसकी सांस कमजोर हो चुकी थी। अब भी नहीं मानोगे? आरव ने शांत स्वर में कहा। अगर अब भी नहीं माने तो बाद में तुम्हारे लायन विप को शराब में भिगो दूंगा। बूढ़ा शेर, उसने अपने बेटे से यह बात सुन रखी थी। आरव को सच में पेनिस और किडनीज खाना बहुत पसंद था। अगर उसका विप सच में शराब में डुबो दिया गया या खा लिया गया तो वह जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बूढ़े शेर ने सिर झुका लिया। उसे मानना पड़ा कि उसने आरव को कम आंका था और अब वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा। आरव ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। बूढ़े शेर से लड़ने के बाद वह बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। आज से तुम कोशा में शांति से रहोगे और बेवजह हत्या नहीं करोगे, समझे? समझ गया, बूढ़े शेर ने कहा, हालांकि उसके दिल में अब भी गुस्सा था। 10,000 वर्षों की महाविपत्ति आने वाली है, तब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। महाविपत्ति खत्म होने के बाद तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आरव ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं? बूढ़ा शेर खुश नहीं था। उसे पिछले ह्यूमन एम्परर ने पकड़कर कैद किया था और अब उससे कोशा के लिए लड़ने को कहा जा रहा था। वह कैसे मान सकता था? अगर तुम नहीं मानते तो अभी दोबारा दबा दिए जाओगे और तुम्हारा लायन विप भी ले लिया जाएगा। आरव हंस पड़ा। तुम बूढ़ा शेर गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह लड़ना चाहता था लेकिन जीत नहीं सकता था। ठीक है, चलो। आरव बूढ़े शेर पर अब और ध्यान देने में आलसी था। वैसे भी शेरा अभी भी कोशा में था। समय आने पर वह निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। और अगर वह पूरी ताकत से मदद न भी करे तो भी ठीक था। उसे बस आरव की थोड़ी सी मदद करनी थी। आरव लिटिल गोल्ड और बूढ़े शेर को लेकर वहां से चला गया। उसने शून्य को चीर दिया और गायब हो गया खंडहरों के नीचे। माइटी बुल डेमन क्लैन के कई गार्ड्स स्तब्ध खड़े थे। वे सब चले गए। क्या अब हम आज़ाद हैं? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। हम आज़ाद हो गए। अब हम जा सकते हैं। हा, ये तो बहुत बढ़िया है। माइटी बुल डेमन क्लैन के गार्ड्स खुशी से पागल हो गए। लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद एक गार्ड बोला, तो ये डेमन रेल्म की गहराई है। हम वापस कैसे जाएंगे? ये सुनते ही बाकी सारे बछड़े चुप हो गए। डेमन रेल्म क्या था? वो एक अंतहीन अबिस था, डेमन रेल्म से अनगिनत मील दूर। आरव, बूढ़ा शेर और शीरा डेमन रेल्म की गहराइयों से बाहर आ गए। बूढ़े शेर ने ताजी हवा की गहरी सांस ली और तुरंत ताजगी महसूस की। हा, आज़ादी, यही असली आज़ादी है। बूढ़ा शेर भावुक होकर बोला। अब से ठीक तरह से रहना, वरना मैं खुद तुम्हें फिर दबा दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास वह क्षमता है। आरव ने एक बार फिर चेतावनी दी। बूढ़ा शेर कोशा से नफरत करता था और ऐसे उच्च स्तर के जीव स्वाभाविक रूप से कमजोर प्राणियों को तुच्छ समझते थे। आरव ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह लगातार बूढ़े शेर को चेतावनी देता रहा। ठीक है, समझ गया, बूढ़े शेर ने नाराज स्वर में कहा। आरव ने आह भरी और शेरा की ओर देखा। अब तुम कहाँ जाने वाले हो? मेरे साथ वापस चलोगे या? ओम बिग ब्रदर, पहले मैं अपने पिता को थोड़ा घुमा लाता हूँ। मैं इन पर नजर रखूंगा ताकि ये कोई बेवकूफ़ी न करे। बाद में मंदिर में आपसे मिलने आ जाऊंगा, शेरा ने हिचकते हुए कहा। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने बूढ़े शेर की ओर देखा। वो थोड़ी देर झिझका। उसे अब भी कुछ बेचैनी थी, इसलिए बूम बूम, आरव के पीछे एक फीनिक्स इमेज प्रकट हुई। उसकी आभा विस्फोट की तरह फूट पड़ी। आसपास का शून्य कांपने और विकृत होने लगा। दर्द भरी चीखों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। ये सब करने के बाद आरव ने शून्य को चीर दिया और चला गया।
बूढ़ा शेर स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने कड़वी हंसी हंसी। जाने से पहले मुझे आखिरी चेतावनी दे रहा था। हालांकि वह कड़वी हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़का इतना शक्तिशाली है। उसने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत तक इस्तेमाल नहीं की थी। इसके बाद बूढ़ा शेर मानव रूप में बदल गया। वह एक सुनहरे बालों वाला बूढ़ा आदमी बन गया। लंबे सुनहरे बाल, सुनहरी दाढ़ी, सुनहरी आंखें। पिताजी, यह क्या है? शेरा आश्चर्यचकित रह गया। बेशक ये तुम्हारे पिता का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। वैसे बेटे, तुम्हें अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है ना? आओ पिता तुम्हें सिखाते हैं। हमारे क्लैन को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक खास टेक्निक चाहिए। बूढ़ा शेर धीरे धीरे हंसा। कुछ समय बाद शेरा भी मानव रूप में बदल गया। उसके लंबे सुनहरे बाल थे, सुनहरी आंखें थीं और उसका चेहरा बेहद सुंदर और असाधारण था। वाह, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, शेरा खुशी से झूम उठा। हे बेटे, तुम बिल्कुल मेरे जवान दिनों जैसे हो। बूढ़ा शेर भावुक होकर बोला, मानो वह अपना ही युवा रूप देख रहा हो। पिताजी, चलिए मंदिर चलते हैं। मैं सबको अपना सुंदर रूप दिखाना चाहता हूँ। शेरा खुशी से भर गया, लेकिन फिर उसे पछतावा हुआ। उसे आरव को इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहिए था। नहीं बेटे, पहले तुम अपने पिता को कोशा की सुंदरता दिखाओ। ठीक है। शेरा के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़ा शेर उस राक्षस आरव को फिर से देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता था। इसके बाद शेर पिता और पुत्र दूर निकल गए। वे कोशा के दृश्यों का आनंद लेने लगे। आरव वापस मंदिर लौट आया। उसने राज और बाकी लोगों को बूढ़े शेर के बारे में बताया। उसने राज को आदेश दिया कि लोग भेजकर उस पर नजर रखी जाए। अगर बूढ़ा शेर कोई हद पार करे तो तुरंत सूचना दी जाए। जी महाराज, राज ने आदेश स्वीकार किया। पुरानी वस्तुओं का संग्रह कैसा चल रहा है? आरव ने पूछा। महाराज, अभी भी संग्रह जारी है। फिलहाल लगभग 1 लाख आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे हो चुके हैं, राज ने सम्मान से कहा। बहुत अच्छा, इकट्ठा करते रहो। आरव ने सिर हिलाया। जी, राज ने आदेश स्वीकार किया। आरव का अगला लक्ष्य पूरे कोशा के सभी एंशंट आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करना था। फिर वो एक पागलपन भरी ब्रेक थ्रू करेगा। जब तक आर्टिफैक्ट्स नहीं आ जाते, आरव अस्थायी रूप से खाली था। उसने संक्षेप में हर राज्य की स्थिति के बारे में पूछा। जो शक्तियां शुरुआत में विरोध और असंतोष दिखा रही थीं, वे 10,000 वर्षों की महाविपत्ति का सच जानने के बाद स्वेच्छा से संसाधन और स्पिरिट स्टोन्स दान करने लगीं। महाविपत्ति आने से पहले बाकी सब आखिरकार क्षणिक ही था। आरव को रोहित, राज और बाकी लोगों पर पूरा भरोसा था। मंदिर के भीतर अब 1000 से ज्यादा असाधारण प्रतिभाएं मौजूद थीं। उनमें रामपुर प्रीफेक्चर का राजवीर और प्रशांत प्रीफेक्चर का जीवन भी शामिल थे। राजवीर पहले से ही डिवाइन जनरल था, जबकि जीवन को हाल ही में चुना गया था। इन हजारों प्रतिभाओं को डिवाइन जनरल्स चुना गया था। उन्हें सर्वोच्च कल्टिवेशन टेक्निक्स दी गई थी और अंडरग्राउंड पैलेस के विशाल संसाधनों से उनका पालन पोषण किया जा रहा था। महाराज को प्रणाम, महाराज को प्रणाम। आरव उनसे मिलने गया। राजवीर, जीवन और बाकी प्रतिभाएं एक साथ झुक गईं। डिवाइन जनरल सीधे ह्यूमन एम्परर के अधीन होते थे। हेवनली मिस्टरी सेक्ट के सीक्रेट रेल्म में आरव ने जिन गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर्स को देखा था, वे सभी पूर्व डिवाइन जनरल्स थे। ये लोग आरव के प्रति बेहद वफादार थे। नकुल और विराज भी उनमें शामिल थे। इसके अलावा हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट की प्रतिभाएं जिनसे आरव पहले मिल चुका था, जैसे क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन, क्रिम्सन डेमन लॉर्ड और आशी, वे भी डिवाइन जनरल्स बन चुके थे। डिवाइन जनरल बनने पर पूरे 9 प्रोविंसेस की सर्वोच्च कल्टिवेशन टेक्निक्स तक पहुंच मिलती थी और ट्रेनिंग के लिए विशाल संसाधन भी उपलब्ध होते थे। यह ऐसी चीज थी जिसके लिए सभी जातियों के मॉन्स्टर्स पागल हो रहे थे। पिछली सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान तो लड़ाई तक हो गई थी, लेकिन उस समय आरव एकांत साधना में था, इसलिए उसे इसकी खबर नहीं थी। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन, क्रिम्सन डेमन लॉर्ड और बाकी लोगों के चेहरे आरव को देखकर अलग अलग भाव दिखा रहे थे। नकुल और विराज सम्मानपूर्ण दिख रहे थे। आशी का चेहरा जटिल था और वह थोड़ी शर्मिंदा भी थी। आरव ने थोड़ा सोचा, फिर उसने अपनी स्टोरेज बैग से बुल डेमन किंग, बुल स्टार लॉर्ड और बाकी लोगों को बाहर फेंक दिया। आरव ने 1 साल से ज्यादा समय तक उन्हें खाया नहीं था। अचानक बाहर आने से वे सब चौंक गए। वे पूरे समय स्पिरिट बीस्ट पाउच के भीतर थे। उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं थी।
उन्हें ये तक नहीं पता था कि आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका है। मैं कहाँ हूँ? सीओ आरव, तुम? अब्दुल और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। आरव ने उन्हें अनदेखा किया और जमशेद की ओर देखा। अब ये लोग तुम्हारे जिम में हैं, इन्हें विशेष प्रमोशन के साथ डिवाइन जनरल्स बना दो। जी महाराज, जमशेद ने सम्मानपूर्वक कहा। अब्दुल और बाकी सभी की प्रतिभा असाधारण थी, वे पूरी तरह योग्य थे। इतना कहकर आरव मुड़ा और चला गया। कामी चान? ये सुनकर बुल डेमन किंग घबरा गया। उसे लगा कि आरव ने इस आदमी को उन्हें स्वादिष्ट भोजन में बदलने का आदेश दिया है। आखिर वह कैसे विश्वास कर सकता था कि आरव उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा, उन्हें दूसरा मौका देगा। आरव फिर अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वामिका और रीम दोनों यहीं थीं। नैना, वीना और बाकी लोग भी मंदिर में रह रहे थे। लड़कियां अब काफी समय से एक दूसरे को जानती थीं और लगभग पूरा पिछला साल साथ बिताया था। समृद्धि पीकॉक क्लैन में तन्वी के साथ थी। आराध्या मंदिर में लव के साथ थी। लव अब लंबा हो चुका था, उसके चेहरे की बचकानी मासूमियत काफी कम हो गई थी और उसकी कल्टिवेशन लेवल भी बहुत बढ़ चुकी थी। वो अब सोल रेल्म की ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुका था, लेकिन वह जानबूझकर ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा था। पिताजी, मुझे कल्टिवेशन टेक्निक्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? मेरी कल्टिवेशन अपने आप क्यों बढ़ती रहती है? लव ने उत्सुकता से पूछा। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी बहुत खास है। इस फिजिक की सबसे बड़ी ताकत उसका फिजिकल बॉडी है। जब तुम ट्रिब्यूलेशन रेल्म में पहुंचोगे तब उसके भीतर छिपा डिवाइन ट्रेजर जागेगा, फिर उसी डिवाइन ट्रेजर की टेक्निक्स का अभ्यास करना। आरव ने मुस्कुराकर अपने बेटे को समझाया। स्टार चार्ट के भीतर कई एंशिएंट बुक्स थीं, उनमें एंशिएंट सेक्रेड बॉडी के बारे में बहुत शोध मौजूद था। आरव ये भी जानता था कि लव की क्षमता असीमित थी। इस फिजिक की सबसे शक्तिशाली चीज उसका शरीर था, इसलिए उल्टा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं थी। बस फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करो और ट्रिब्यूलेशन रेल्म में पहुंचने पर डिवाइन ट्रेजर प्राप्त हो जाएगा। जी पिताजी, लव ने सिर हिलाया। आरव कुछ दिन मंदिर में रुका, फिर वह पीकॉक क्लैन में अपनी बेटी से मिलने जाना चाहता था। लव को भी अपनी छोटी बहन की याद आ रही थी, इसलिए वह भी आरव के साथ चला गया। पीकॉक क्लैन तन्वी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके गाल अब भी गोल सेब जैसे थे और वह बेहद प्यारी लगती थी। उसकी आंखें जीवंत थीं, यिन और यांग की शक्तियां अब उसकी आंखों में छिपी रहती थीं। वो अब अपनी आंखों की यिन यांग शक्ति को नियंत्रित करना सीख चुकी थी। बस अभी तक किसी को पता नहीं था कि उसका असली उपयोग क्या होगा। पिताजी, भाई! आरव और लव को देखकर तन्वी खुशी से उछल पड़ी। पीकॉक क्लैन के भीतर तन्वी की स्थिति बेहद ऊंची थी। वह यहाँ जो चाहे कर सकती थी, यहाँ तक कि पीकॉक एंसेस्टर भी उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। वे कई दिनों तक पीकॉक क्लैन में रुके, फिर आरव वहां से चला गया। वह गोस्ट वैली पहुंचा। उसने लोकेश के साथ आधे दिन तक चर्चा की, उसे कई कार्य सौंपे और फिर वापस चला गया। वे फिर मंदिर लौट आए। रोहित और राज लगभग 7 लाख आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा कर चुके थे। महाराज, फिलहाल जितने आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए जा सकते थे वे सब यहाँ हैं। हम और खोज जारी रखेंगे, राज ने सम्मानपूर्वक कहा और कई स्टोरेज बैग्स आरव को सौंप दी। आरव ने स्टोरेज बैग्स लेकर उन्हें जांच किया और बहुत संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा। इसके बाद आरव फिर एकांत साधना में चला गया और इस बार उसकी साधना पूरे 10 साल तक चली। जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उनको कन्फ्यूज़न होगा एपिसोड कैसे मिलेंगे, जो कि मैंने बोला है कि जो अभी वीडियो आएंगी, जो कि मैं प्रोसेस रजमाई का एपिसोड दूंगा या बाकी कोई सीरीज़ दूंगा तो वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। कुछ पार्टिकुलर दिन से उसके आगे के एपिसोड मैं देना शुरू करूँगा। उस पर डेली आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज में डालता रहूँगा और वहाँ पर मैं रेगुलर एक बार कंटिन्यू करना शुरू करूँगा। चारों सीरीज़ के बैक टू बैक एक के बाद एक आते रहेंगे एपिसोड्स और 10 एक्स्ट्रा एपिसोड्स सबके ऐड कर दूँगा, ठीक है। और बाकी जो सागा सीरीज़ हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना। ऐड का मैंने बता ही दिया था कि थोड़ा डिले आते हैं डायमंड्स। ऐड देखने के बाद में ऐड के थ्रू आप लोग देख सकते हो। एक एपिसोड में आपको अप्रॉक्स 2 ऐड देखने पड़ जाएंगे, बट उसके बाद कोई भी ऐड वैड एवरी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। डायमंड के थ्रू आप लोग अनलॉक कर लेना, ठीक है। डायमंड आपको ऐड देखने के कुछ देर बाद ही ऐड हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और कभी कभार ऐड्स शो नहीं करते तो आप बार बार ट्राई करते रहना। जब गूगल एडमॉब में इशू आते हैं तो नहीं देता है, क्योंकि अभी नया एप्लीकेशन इस वजह से पूरे ऐड देता नहीं है।
बट मैक्सिमम टाइम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू आपको डायमंड मिल जाएंगे, फिर परचेज भी कर सकते हो, मेंबरशिप भी है और डायमंड पैक्स भी हैं। बाकी एंजॉय करते रहना, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही सीरीज़ हैं, बाकी सीरीज़ मैं और डालता रहूँगा डेली। बाकी मैं मैसेज करूँ